हाय आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंड रिवाइज करेंगे हमारा सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सो दिस इज द लास्ट मोमेंट रिवीजन। डिस्कस करेंगे 3 साल के पीवाईक्यूज, डेरिवेशंस जो कि इंपॉर्टेंट हैं एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जिसमें डिस्टिंग्विश बिटवीन यहां से काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जिन लोगों को भी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, पहली बार देख रहे हैं, फिजिक्स ही नहीं आती है, सो एवरग्रीन सीरीज हमारी ऑलरेडी है, आप वहां पर चेकआउट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम पहले देखते हैं थोड़े से 2025 के हम क्वेश्चंस। तो एक कुछ एमसीक्यू आया है जिसमें सिर्फ वेवलेंथ निकालना है, सॉल्व थोड़ी देर में करते हैं। एक्सप्लेन हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन। सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ डिस्टिंग्विश टाइप क्वेश्चन एंड उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आया है। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट तो है बट दिस इज ऑल्सो द मोस्ट प्रिडिक्टेड डेरिवेशन। ओके, सो आपका स्ट्रिंग, क्लोज पाइप, ओपन पाइप, यही है इंपॉर्टेंट। सो देखो आपके दो डेरिवेशंस यहां पर आए हैं एंड फिर स्ट्रिंग का भी आपको पिछले साल पूछा गया है। ओके, सो अगेन एक एमसीक्यू, एक न्यूमेरिकल, अगेन यहां पर एक एक्सप्रेशन जो स्टेशनरी वेव का हम लोगों को डेरिवेशन बताना है। अगेन वेवलेंथ के बारे में ही यहां से कोई चीज पूछी गई है। अगेन यहां से डिस्टिंग्विश बिटवीन। सो देखो मैंने आपको कहा डिस्टिंग्विश बिटवीन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। बार बार कंपैरिजन है ना, फ्री वाइब्रेशन क्या है, फोर्स वाइब्रेशन क्या है, हार्मोनिक्स क्या है, ओवरटोन क्या है, नॉर्मल वेव, स्टेशनरी वेव में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस बिटवीन इस चैप्टर के अच्छे खासे हमारे डोमिनेटिंग है। चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। डेफिनेशंस बहुत जरूरी होते हैं बिकॉज आपको 1 मार्क का क्वेश्चन हो, 2 मार्क का क्वेश्चन हो, आपको बेसिक आइडिया कुछ होनी चाहिए। तो स्टार्ट हम वहीं से करेंगे। वेव, वेव क्या होता है? एक प्रकार का डिस्टर्बेंस होता है ट्रेवलिंग थ्रू द मीडियम। ओके, सो वेव क्या होता है? वेव होता है एक प्रकार का डिस्टर्बेंस ट्रेवलिंग थ्रू अ मीडियम विदाउट एनी चेंज इन इट्स फॉर्म। यानी ट्रांसवर्स वेव है तो ट्रांसवर्स वेव ही हमारी आगे चलती रहेगी। जो प्रकार का डिस्टरबेंस कैरी फॉरवर्ड हो रहा था वही आगे मीडियम के पार्टिकल्स को होता रहेगा। प्रोग्रेसिव वेव, फिजिक्स में हमारा हैबिट होता है, हम लोग को आइडियल चीजें करते हैं, हम लोग रियल चीजें करना प्रेफर नहीं करते हैं बिकॉज आपका सब्जेक्ट टफ हो जाएगा। तो हम लोग वेव हमेशा ऐसे डिजाइनर के तरह बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? वेव हमेशा ऐसे 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 बनाते रहते हैं, बट रियलिटी में आपको भी पता है कि कोई भी चीज इतनी ज्यादा पैटर्न वाइज तो नहीं होती है। अगर आप एक पेंडुलम को भी ऑसिलेट कराने की कोशिश करो तो 15 सेकंड में रुक जाता है, डैम्प हो जाता है, बट हम लोग हमेशा वेव को कॉन्स्टेंटली बनाते ही जाते हैं। ओके, बिकॉज पीरियोडिकसिटी चाहिए हमको। पीरियोडिकसिटी, अगर पीरियोडिकसिटी है तो जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं हम लोग इजीली कर पाएंगे। प्रोग्रेसिव वेव का मतलब वही है, अ वेव इन विच द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड बाय द मीडियम ट्रेवल्स इन अ गिवन डायरेक्शन कंटिन्यूअसली। हम लोग फिजिक्स में कभी भी ऐसा नहीं बोलते हैं कि वेव खत्म हो गई, खत्म हो गई, वेव इधर ही खत्म हो गई। नहीं नहीं नहीं, हम बार बार बोलते हैं 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट होगी। हम बार बार बोलते हैं साइन की वेव बार बार रिपीट होती है, कॉस की वेव बार बार रिपीट होती है। खत्म हो गई ऐसे शब्दों का हम इस्तेमाल नहीं करते। सो दैट इज व्हाट इज प्रोग्रेसिव वेव इज। सिंपल हार्मोनिक वेव तो आपको पता है, अगेन जैसे हमने ऑसिलेशन में पढ़ा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसकी जो इक्वेशंस थी x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी, यहां पर भी वैसी इक्वेशन ही है। सो सिंपल हार्मोनिक वेव कैसी है? तो पहले पहले तो हम सारी वेव्स प्रोग्रेसिव वेव्स ही पढ़ते हैं। अगेन प्रोग्रेसिव वेव का मतलब वही है जो वेव कंटिन्यूअसली चलती जा रही है। देखो जो जो की वर्ड्स हैं मैं उनको यहाँ पर सर्कल पेन दे रहा हूं, उसके आगे पीछे आप इंग्लिश अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए। विच कंटिन्यूअसली ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन एंड रिपीट्स आफ्टर इक्वल इंटरवल। हार्मोनिक वर्ड का मतलब क्या होता था? हार्मोनिक वर्ड का मतलब होता था पीरियोडिक, राइट? एक पीरियोडिक प्रकार का मोशन है। पीरियोडिक का मतलब वही होता है जो खुद को बार बार रिपीट करता रहे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? दखल अंदाजी। सुपरपोजिशन के अंदर हम दो प्रकार से वेव्स को सुपर इंपोज करा सकते हैं। जो पहला तरीका होता है वो हो जाता है कुछ ऐसा, दो वेव्स को मैं कुछ ऐसा ऐड कर दूं, हो जाएगा +2 -2 +2 -2। बोलो इनका रिजल्ट क्या मिलेगा? इनका रिजल्ट मिलेगा +4 एंड -4।
सो क्रेस्ट के नीचे अगर क्रेस्ट आएगा तो मुझे रिजल्टेंट में बड़ी वेव मिलेगी, बट अगर क्रेस्ट के नीचे ट्रफ आ गया तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। सो वही है आपका, अगर रिजल्ट मैक्सिमम आ रहा है तो दैट इज द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और अगर आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम आ रहा है सो दैट इज द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, चलिए क्या फर्क है, हाउ आर मैकेनिकल वेव डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो फर्क बेसिकली क्या है, काफी लोगों को नहीं समझता है, काफी लोग बोलते हैं इनमें से मैकेनिकल कौन सी, इनमें से ट्रांसफर्स कौन सी। सो देखो, वेव्स को कैटेगराइज करने के अपने अपने तरीके होते हैं। मैकेनिकल वेव्स का बेसिक सा मतलब क्या होता है, बेसिक सा मतलब होता है ऐसी वेव्स जिनको मीडियम लगता है। ओके, सो जैसे साउंड वेव है, साउंड वेव को एक मीडियम लगता है, ये एयर इज अ मीडियम, मैं बात कर रहा हूं मेरे आसपास एयर है, सो एयर मेरा मीडियम है बात करने का। ओके, चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, इनको मीडियम नहीं लगता है, ये आपकी वैक्यूम में से भी पास हो जाती हैं, कुछ भी नहीं तो आप तो भी ये वेव्स आपकी पास हो जाएंगी। सो दैट इज द फर्स्ट फंडामेंटल डिफरेंस। ओके, तो मीडियम लगता है, मीडियम नहीं लगता है, मीडियम लगता है तो वैक्यूम से नहीं जा सकती, तो वैक्यूम से जा सकती है। डिस्टर्बेंस इन इलास्टिक मीडियम, आपके वेव्स का डेफिनेशन ही ये है, क्या है डेफिनेशन, डिस्टर्बेंस प्रोपोगेट होता है। सो डिस्टर्बेंस कब प्रोपोगेट होगा, आप कहीं बिस्किट लेने रुके हो अपने स्कूल में, तो जब लोग खड़े होंगे तभी तो धक्का, तो लोग होने चाहिए यानी मीडियम पार्टिकल्स होने चाहिए, तो इस वजह से इलास्टिसिटी यहां पर हम कहते हैं कि एक दूसरे को लोग धक्का मुक्की करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। तो यही हमने हमेशा से पढ़ा है, राइट, कि वेव मतलब डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता है। सो मीडियम के पार्टिकल्स एक दूसरे को धक्का देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए क्या है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए है यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू इसका प्रोपोगेशन होता है। ठीक है, एंड ये आपके दोनों होते हैं, ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स ही होती हैं। आपका एक कंपोनेंट होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, ओके, एंड दूसरा कंपोनेंट होता है इसको एकदम परपेंडिकुलर, विच इज बेसिकली द मैग्नेटिक कंपोनेंट। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर किसी को देखनी है सो ये ऐसे होती है। ओके, ये इलेक्ट्रिक हिस्सा, मैग्नेटिक हिस्सा, इलेक्ट्रिक हिस्सा, मैग्नेटिक हिस्सा, यानी आपके दो एक्सिस से साइमल्टेनियसली ये चीजें हमारी होती हैं। एक्सप्लेन सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, सो ये 1 मार्क का क्वेश्चन भी है आपका, साइमल्टेनियसली 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी है, दोनों वेव्स में आपसे पूछा जा सकता है। When two or more waves traveling through a medium pass through a common point, each wave produces its own displacement at that point. So basically इसका फंडा यही है, अगर एक रूम में मैं दो ट्यूबलाइट यहां से लगा देता हूं, सो क्या होगा, एक ट्यूबलाइट अपनी रोशनी देगी, दूसरी ट्यूबलाइट अपनी रोशनी देगी, दोनों क्या करेंगे, दोनों अपनी अपनी रोशनी यहां पर देंगे। ऐसा नहीं है कि जेलसी इशू होगा कि आपने दूसरी ट्यूबलाइट लगा दी, पहली वाली बोलेगी अब मैं उस एरिया में लाइट नहीं दूंगी, ऐसे कैसे मैं उस एरिया में लाइट दूं, या दूसरी वाली बोलेगी वो पहले आई थी मैं बाद में आई हूं, सो अभी ये मुझे जगह चाहिए। सो दोनों इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम करेंगे, चाहे वो साउंड वेव हो, चाहे वो लाइट वेव हो, या कुछ भी होने दो। तो यहां पर भी वही है, जब भी दो वेव्स या दो से ज्यादा वेव्स, दो या दो से ज्यादा वेव्स एक कॉमन पॉइंट पे मिलती हैं, कहां मिलती हैं, एक कॉमन पॉइंट पे मिलती हैं, हर वेव प्रोड्यूस करती है अपना डिस्प्लेसमेंट जो कि होता है इंडिपेंडेंट। ओके, दूसरे पे वो निर्भर नहीं करता है। दैट इज द की वर्ड्स, यहां पर की वर्ड्स हो जाते हैं। तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाता है, हो जाता है वेक्टर सम। जैसे कि अगर ट्यूबलाइट की बात करूं तो बीच वाला जो रीजन है वहां इस बल्ब की भी लाइट गिर रही है, इस बल्ब की भी लाइट गिर रही है, सो बीच में यहां पर रोशनी ज्यादा होगी। ओके, तो यही होता है आपका बेसिक सा फंडा। फिर इसमें आप अपने हिसाब से पॉइंट्स को ऐड कर सकते हो कि ये साउंड वेव में भी होता है, सुपरपोजिशन लाइट वेव में भी होता है। फिर आप सुपरपोजिशन, अगर आपको समय है बहुत, यहाँ ज्यादा बड़े मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, आप बताओ जो मैंने पीछे बताया, सुपरपोजिशन के फिर दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद इस टॉपिक से ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है,
इंटेंसिटी और जो एम्पलीट्यूड का रिलेशन है इससे न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड होता है। क्या एक्सपेक्टेड होता है? न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड होता है। इसका यूजुअली थ्योरी इतना ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं होता है, ठीक है। सो दैट इज द बेसिक्स ऑफ फंडा, बट काफी लोग इसको पढ़ते ही नहीं है, उनको लगता है कुछ एक्स्ट्रा दिया गया है, नहीं। तो न्यूमेरिकल इससे एक्सपेक्टेड होता है आपका, वो एमसीक्यू फॉर्मेट में भी हो सकता है, ठीक है। सो दैट इज द बेसिक्स यहाँ पर फंडा। चलिए, what is the maximum and minimum intensity of the resultant superposition wave related to its individual amplitude? So यहाँ पे लॉजिक कैसा लगता है? लॉजिक हमारा कुछ इस प्रकार से लगता है कि इंटेंसिटी हम कहते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इंटेंसिटी क्या हो जाती है? हो जाती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अब इतना तो आपको समझ गया कि दो प्रकार की वेव्स तो चाहिए, दो वेव्स तो चाहिए सुपरपोजिशन होने के लिए। अरे ऐड करने के लिए या माइनस करने के लिए दो चीजें तो चाहिए ना मुझे। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर लॉजिक कैसा लगता है? लॉजिक कुछ इस प्रकार से लगता है, मिनिमम दो वेव्स यहाँ पर हम लोगों को होनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दो वेव्स अगर होंगी सो दोनों का अलग अलग इंटेंसिटी होगा, दोनों का अलग अलग एम्पलीट्यूड होगा। सो यहाँ पर कुछ हमारा इस प्रकार से रिलेशन आ जाता है। चलिए, फिर हम क्या कहते हैं? दो वेव्स अगर यहां पर ऐड हो रही हैं तो हमने क्या बोला? वो वेक्टर सम होता है। वेक्टर सम मतलब वही क्लास 11th के रिजल्टेंट वेक्टर की फॉर्मूला। सो अगर दो वेव्स का मुझे रिजल्टेंट निकालना है सो रिजल्टेंट की फॉर्मूला क्या हो जाती है? फॉर्मूला हो जाती है, समझो आपके पास दो वेक्टर हैं, एक p वेक्टर है, एक q वेक्टर है। दोनों के रिजल्टेंट की फॉर्मूला क्या होती है? सो रिजल्टेंट की फॉर्मूला होती है p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा के बराबर। तो उसी प्रकार से यहां पर भी हमारा ऐसा ही लॉजिक लगता है। सो क्या हो जाएगा? यहां पर भी पहले वाले एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले लाइट बल्ब के या साउंड वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a1e2 कॉस ऑफ थीटा के यहां से बराबर, ठीक है। तो ये सेम पैटर्न, सेम फंडा हमारा फॉलो होता है, ठीक है। एग्जैक्ट सेम पैटर्न हमारा यहाँ पर क्या होता है? फॉलो होता है। फिर इसमें हम थोड़े से चीजें बोलते हैं कि अगर ये ऐसा होगा, वो वैसा होगा तो क्या होगा। चलिए, तो अभी मुझे पता है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ये है मेरा जनरल इक्वेशन, ये है मेरा केस नंबर 1 मेरे फर्स्ट सोर्स के लिए, ये है मेरा केस नंबर 2 मेरे सेकंड सोर्स के लिए, एंड दिस इज माय अगेन इक्वेशन फॉर द रिजल्टेंट वेव। अब क्या करना है? वही बोलना है कि समझो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। क्या होता है? लेट अस अज्यूम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हैपन। सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा? दोनों क्रेस्ट एक दूसरे के नीचे होंगे, यानी पहली वाली वेव भी मेरी कुछ ऐसे होगी, दूसरी वाली वेव भी मेरी कुछ ऐसे होगी, यानी फेस डिफरेंस क्या होगा? फेस डिफरेंस यहां पे आपका हो जाएगा 0 के बराबर। टीटा क्या रिप्रेजेंट करता है? टीटा रिप्रेजेंट करता है यहां पर फेस डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। फेस डिफरेंस कितना आ रहा है? यहां से आ रहा है 0 के बराबर। तो अगर यही एक्सप्रेशन में मैं 0 डालूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? r इज इक्वल टू हो जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा यहां से a2 का स्क्वायर। कॉस ऑफ 0 कितना होता है? कॉस ऑफ 0 होता है 1 के बराबर, हो जाएगा यहां से 2a1 a2 के बराबर। अरे भाई ध्यान से देखो, ये किसके बराबर हो गया? ये तो a प्लस बी द होल स्क्वायर के बराबर हो गया। सो हो जाएगा a1 प्लस a2 द होल स्क्वायर के यहां से बराबर, ये हो जाएगा r। रूट ले लेंगे, यहां से आ जाएगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू दी a1 प्लस a2 द होल स्क्वायर। क्या पढ़ा था अभी अभी? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बराबर होता है इंटेंसिटी के। ये हो जाएगी मेरी मैक्सिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम इंटेंसिटी किसके बराबर है? a1 प्लस a2 द होल स्क्वायर के यहां से बराबर है, ठीक है। सो दैट इज द की मेथड। टेक्स्ट बुक में इतना ज्यादा एलेबोरेटिवली ये नहीं दिया गया है जितना मुझे पता है, बट आपका देखो यही आया। सो मैंने आपको करके दिखा दिया। एंड मिनिमम के लिए आप लोगों को पता है फेस डिफरेंस पाई के बराबर होना चाहिए। कॉस ऑफ 180 डिग्री कितना होता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? जब क्रेस्ट के नीचे तरफ आएगा तो उसमें फेस डिफरेंस 180 डिग्री एंड आपका ये एक्सप्रेशन आता है। ओके, सो अगर बोर्ड एग्जाम्स में आया भी तो मैंने आपको ये पूरा प्रोसेस बता दिया है। जस्ट अभी नेक्स्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का आप लोग खुद से ट्राई करके देख सकते हैं।
फाइनली बताना है एम्पलीट्यूड क्या होगा मेरी रिजल्टेंट वेव का, प्रोड्यूस्ड थ्रू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। तो ये एक्चुअली आपके चैप्टर की डेरिवेशन है, जो आपके चैप्टर का नाम है ना सुपरपोजिशन, ये आइडियली आपकी उसकी डेरिवेशन है। एंड दिस इज अ PYQ, ये एग्जाम में आ चुकी है। ओके सो पिछले ईयर्स में ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो दो वेव्स जो मैं कंसीडर कर रहा हूं, दोनों वेव्स जरूरी थोड़ी है सेम ही हो, कि सेम हो, एकदम सेम हो, क्रेस्ट के नीचे क्रेस्ट ही हो, नहीं। सुपरपोजिशन कोई भी वेव का कैसे भी हो सकता है। ऑफ कोर्स नेचर सेम होगा कि अगर एक ट्रांसवर्स वेव आई है तो दूसरी भी ट्रांसवर्स वेव आएगी। तो आप इंग्लिश में आपको ऐसे स्टार्ट करना है, कंसीडर टू वेव्स हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स, ओके, एंड दीज वेव्स डिफर इन फेज बाय 5 डिग्री। क्योंकि बात कैसे है, जैसे हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स में बोलते हैं कि हम लोग शेप्स का तो सारे शेप्स का फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे, उसमें तो कोई संकोच की बात नहीं है। बट अगर कोई शेपलेस ऑब्जेक्ट है तो उसका भी हम लोग तरीका बना देते हैं, राइट, जो रेडियस ऑफ गायरेशन है। और अगर आपने नोटिस किया हो काइनेटिक एनर्जी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, इनके जो भी डेरिवेशंस हैं सारे शेपलेस ऑब्जेक्ट्स में हैं। तो एक बार अगर आपने वर्स्ट केस सिनेरियो कंसीडर कर लिया है तो आपके मेजर ऑफ द फिजिक्स में पॉसिबिलिटीज कवर हो जाती हैं। इस वजह से हम बोलते हैं जो दो वेव्स मेरी मिल रही हैं उनमें फेज डिफरेंस भी है, उनमें एम्पलीट्यूड भी अलग है, ओके, बट फ्रीक्वेंसी सेम है। एंड फर्दर मोर मैं आपको बता दूं, पूरे फिजिक्स के सफर में चाहे 11th स्टैंडर्ड हो चाहे 12th स्टैंडर्ड हो, फ्रीक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ बीट्स के डेरिवेशन में अलग कंसीडर की जाती है, बाकी हर जगह आपकी फ्रीक्वेंसी सेम ही रहती है। ओके चलिए, सो अभी मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि लेट y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ y1 हो जाएगा a1 साइन ओमेगा t के बराबर, और y2 क्या हो जाएगा, y2 मेरा हो जाएगा यहाँ से a2 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाइ के बराबर। यानी यहाँ पे क्रेस्ट तो नहीं आया है, कोई वेव का दूसरा पार्टिकल यहाँ पर पहले वाले के क्रेस्ट के नीचे मेरा आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक वेव मेरी ऐसी है, सो दूसरी वेव मेरी समझो कुछ इस प्रकार से, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे फेज डिफरेंस है। सुपरपोजिशन क्या बोलता है, दोनों को ऐड कर दो, सो मैं दोनों को कर देता हूँ यहाँ पे ऐड। क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा a1 साइन ऑफ हो जाएगा यहाँ से ओमेगा टी, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से a2 साइन ऑफ हो जाएगा यहाँ से ओमेगा टी प्लस फाइ के बराबर। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, साइन ऑफ a प्लस बी क्या होता है, सो लगा देंगे यहाँ से साइन ऑफ a प्लस बी, क्या मिलेगा यहाँ से साइन a कॉस बी, प्लस मिलेगा यहां से कॉस ए, राइट, एंड साथ में मिलेगा यहां से साइन बी। सो ए प्लस बी मैंने यहां से सिंपली अप्लाई किया है। अब यहां पर 3 टर्म्स आ गए, कितने टर्म्स आ गए हैं, यहां पर 3 टर्म्स आ गए हैं। मैं आपको बता दूं फिजिक्स में 3 टर्म्स की वैल्यू नहीं होती। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो उसमें या तो 2 टर्म्स होते हैं या तो 4 टर्म्स होते हैं। आपके ऐसा तो सिलसिला नहीं चलेगा कि आपके 3 टर्म्स हो। तो ये सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए पहली चीज के 3 टर्म्स का, तो देखो डेरिवेशन स्टूडेंट्स को नहीं समझती हैं, उसके पीछे 2 ही रीजन है। उनको पता नहीं है फाइनल रिजल्ट कैसे निकालना है। सेकंड चीज, उनको पता नहीं है थॉट क्या यूज किया गया है। तो थॉट विचार मैंने आपको बता दिया, 3 टर्म्स की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो मुझे इनको 2 बनाना है। अब 2 तो बनाना है, बट फिजिक्स का हमारा ये रूल होता है कि जो फाइनल इक्वेशन हो वो कुछ न्यू नहीं हो, कि आपने स्टार्ट किया था साइन थीटा से और एंड कर रहे हो आप समझो एक्सपोनेंशियल रेस टू ई रेस टू स्क्वायर -1 अपॉन इमेजिनरी नंबर डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो फिजिक्स का ये रूल होता है, आप जहां से स्टार्ट करो एंड आपको वैसे ही इक्वेशन पे करना है। तो कुछ चीजों को, ये 2 चीजों को ध्यान में रखते हुए हम यहां से क्या कर देते हैं, साइन ओमेगा टी को कर देते हैं कॉमन। तो साइन ओमेगा टी को हम जैसे ही कॉमन करेंगे, यहां से क्या बचेगा मेरे पास, यहां से बचेगा a1 प्लस यहां से बचेगा मेरे पास a2 cos ऑफ फाइ के बराबर। चलिए, तो ये हो गया अभी एक टर्म। यहां से क्या बचेगा मेरे पास, यहां से बचेगा मेरे पास कुछ ऐसा। सो देखो मैंने 3 टर्म्स में अब एटलीस्ट 2 टर्म्स यहां पे बना दिए, ठीक है। बट मुझे पता है ऐसी अगेन कोई इक्वेशन नहीं है, बट हाँ इतना मुझे समझ रहा है कि अगर यहाँ पे किसी प्रकार से मैं कॉस लेके आ जाता हूं तो क्या हो जाएगा, साइन कॉस
कॉस साइन, तो मैं वापस से साइन ऑफ ए प्लस बी यूज कर सकता हूं। तो इस वजह से हम क्या बोलते हैं, ये वाला जो टर्म है इसको बोल देते हैं पूरे के पूरे को कि भाई तुम आज से कॉस थीटा के बराबर हो। ओके, सो अजम्पशन ले लेते हैं कि ये पूरा का पूरा टर्म किसके बराबर है, ए कॉस ऑफ थीटा के यहाँ पे बराबर है। अब अगर यहां पे मैं बोल देता हूं कि ए कॉस ऑफ थीटा के बराबर है, तो अगेन क्या तीन तीन एंगल्स चलेंगे क्या, कि एक हो गया थीटा, एक हो गया ओमेगा टी, एक हो गया फाई। ऐसी कोई भी ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला नहीं है साइन सी प्लस साइन डी, साइन ए प्लस साइन वो, जिसमें तीन एंगल्स हों। तो यहाँ पे हम दूसरा क्या बोल देते हैं कि भाई ये भी जो फाई है इसको भी हम बोल देते हैं साइन थीटा के बराबर, बिकॉज यहाँ भी फाई को हमने थीटा के बराबर ही किया। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से जो a2 साइन फाई है इसको हम किसके बराबर बोल देते हैं, बोल देते हैं a साइन थीटा के बराबर। सो मुझे क्या मिल जाता है यहाँ से a साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी के बराबर। अब ध्यान से देखो ये इक्वेशन किसके बराबर है, a समझो कॉमन हो जाएगा, राइट, साइन a कॉस b कॉस a साइन b, विच इज नथिंग बट साइन ऑफ a प्लस b के बराबर। चलिए, सो जो मैंने आपको कहा ना, जो हमारी फाइनल इक्वेशन होती है, फाइनल, वो इनिशियल इक्वेशन के बराबर ही होनी चाहिए। ओके, वो किसके बराबर होनी चाहिए, इनिशियल इक्वेशन के आसपास ही होनी चाहिए। ओके, सो ये आसपास ही मिला ना हमको, ठीक है। सो दैट इज द डेरिवेशन फॉर द सुपरपोजिशन ऑफ वेव, दैट इज द बेसिक ओरिजिनल डेफिनेशन, डेरिवेशन। चलिए, उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। अभी इसमें आपसे कुछ छोटा छोटा पूछ सकते हैं, ये बड़ा इतना एक्सपेक्टेड नहीं है, और मैं सबको पर्सनली कहूंगा अगर इनकेस ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आ भी जाता है तो कोशिश करना जल्दी जल्दी लिखो, बिकॉज नहीं तो क्या होगा, अभी ये तो चलो देखो इतना तो नहीं आएगा 3 मार्क्स के लिए, बट हो सकता है वो लोग पूछें कंप्लीट रिफ्लेक्शन समझाओ, तो आप ट्रांसवर्स वेव के 2 केसेस, लॉन्जिट्यूडनल के 2 केसेस इतना कवर नहीं कर पाओगे। ओके, तो थोड़ा सा टाइम का ध्यान देना, थ्योरी है, फटाफट फटाफट लिखते चले जाना, ठीक है। तो अभी इस सम में तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है ट्रांसवर्स वेव का रिफ्लेक्शन समझाना है फ्रॉम डेंसर मीडियम, सो आप इसको कंसीडर कर सकते हो 2 मार्क्स का क्वेश्चन। क्या कंसीडर कर सकते हो, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो अगेन शुरू कैसे करना है, क्या बताया मैंने, हमारे सिलेबस में जो हम वेव्स कंसीडर करते हैं वो है प्रोग्रेसिव वेव। ओके, सो प्रोग्रेसिव वेव के अंदर दोनों आ गया, आपका ट्रांसफर्स भी आ गया, लॉन्जिट्यूडनल भी आ गया। ओके, सब चीजें आपके उसके अंदर आ गई। चलिए, सो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, व्हेन अ ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवलिंग थ्रू अ मीडियम रीचेस एन इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब क्या होता है, देखो हम लोग 10th में पढ़ते थे ऑप्टिक्स, फिर हम बोलते थे यहाँ से लाइट आई, यहाँ से लाइट बेंड हो गई, तो ये होता था मेरा पहला मीडियम जो एयर होता था, ये होता था हमारा सेकंड मीडियम जो ग्लास होता था, तो ये हमारा इंटरफेस होता था। तो इसी प्रकार से ये मेरा रेयरर मीडियम है जो कि पूरा का पूरा एयर है, एंड ये मेरा यहाँ से डेंसर मीडियम है जो कि मेरी समझो अंबुजा सीमेंट से बनी हुई एक प्रकार से दीवार हमारी हो सकती है। डेंसर मीडियम के पास क्या होता है, डेंसर मीडियम के पास हमारे सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं, राइट, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं, एकदम अटैच्ड रहते हैं यहाँ पर। ओके, रेयरर मीडियम में क्या होता है, रेयरर मीडियम में मॉलिक्यूल्स रहते भी दूर दूर हैं एंड काफी फर्क होता है उनके बीच में, ठीक है। तब होता क्या है, जैसे ही यहां से हम एक क्रेस्ट भेजते हैं, सो आपको पता है वेव का डेफिनेशन क्या है, वेव का डेफिनेशन है पार्टिकल्स वहीं पे रहते हैं, डिस्टरबेंस आगे जाता है। तो बेसिकली हर पार्टिकल अपने नेक्स्ट पार्टिकल को बोल रहा है कि चल तू ऊपर जा, चल तू ऊपर जा, चल तू ऊपर जा। तो ये लोग ऐसे ही करते करते यहाँ पर कहते जा रहे हैं चल तू ऊपर जा, चल तू ऊपर जा, चल तू ऊपर जा। सो अगला अगला पार्टिकल यहाँ से ऊपर भी होते जा रहा है, बट फाइनली जब ये वाली वेव हमारे डेंसर मीडियम पे पहुंचेगी तो रस्सी के पार्टिकल्स डेंसर मीडियम को बोलेंगे कि तुम ऊपर जाओ। ओके, बट आपको पता है डेंसर मीडियम इतना ज्यादा रिजिड है, वो किसी की सुनेगा नहीं। सो एक्शन इज इक्वल टू दी रिएक्शन, यहां से इसको रिएक्शन कैसा मिलेगा, डेंसर मीडियम बोलेगा तू नीचे जा। ओके, सो हमारा क्रेस्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है एज अ हमारा यहाँ से क्रेस्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है एज अ ट्रफ। सो क्रेस्ट हमारा क्या रिफ्लेक्ट हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है एज अ ट्रफ। ओके, तो अभी इसमें रस्सी बिस्सी आपको बताना है बोर्ड्स में कि हमने लिया। सो देखो वही है, टेक अ लॉन्ग लाइट स्ट्रिंग ए बी, अटैच वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग टू अ रिजिड सपोर्ट बी,
ओके तो आपको ये एक्सप्लेन करना है। आप डायग्राम बना के छोड़ के आ गए, गलत हो जाएगा। बाय गिविंग अ जर्क टू द फ्री एंड ए ऑफ अ स्ट्रिंग, जर्क का मतलब है यहां से मैंने उसको झटका दिया, अ क्रेस्ट इज जनरेटेड। ओके देन ऐसा करते करते आपको बताना है बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, सो क्रेस्ट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक। फेज डिफरेंस कितना होगा यहाँ पे, पाई रेडियन का यहाँ पर फेज चेंज होगा, कितने रेडियन का होगा, पाई रेडियन का यहाँ पर हमारा फेज चेंज होगा। सो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर मैं हाईलाइट करते जा रहा हूं, बाकी तो आप कितना भी थ्योरी यहाँ पर लिख सकते हो। ओके चलिए, अगर लॉन्जिट्यूडनल वेव जी तो क्या होगा। अब लॉन्जिट्यूडनल वेव का सिंपल सा फंडा होता है, आपका कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन आता है। सो एग्जाम्पल तौर पे मैं यहाँ पर कह देता हूं कि MHT CET का पेपर उस दीवार के पास पड़ा है। ओके तो क्या होगा, जैसे ही मैं बोलूंगा तो आप लोगों के मन में होप आ जाएगी, आप लोग बोलोगे क्या बात कर रहे हो सर। तो क्या होगा, एक इंसान यहाँ पे जाएगा, फटाफट से भागेगा, बट मैंने अनाउंस किया है तो एक जना तो नहीं जाएगा, बहुत लोग जाएंगे। सो दूसरा क्या होगा, दूसरा यहां से भागेगा, दूसरे के पीछे तीसरा उसको दबोचेगा कि अगर पेपर आए तो आधा पेपर मुझे भी मिलना चाहिए, तीसरे के पीछे चौथा उसको यहां से दबाएगा। ऐसे करते करते क्या होगा, सारे पार्टिकल्स, सारे इंसान लोग एक दूसरे के पीछे यहां से झुंड में गिरते जाएंगे, क्या होते जाएंगे, झुंड में यहां से इसके पीछे गिरते चले जाएंगे। तो यही होता है कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या होता है, एयर के मॉलिक्यूल्स ऐसे झुंड में चलते हैं। बट आपको क्या लगता है ये 5 लोग दीवार गिरा सकते हैं? सो ये लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग कुछ अपने हिसाब से करके दीवार गिराने की कोशिश करें, बट ये लोग नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो आपका डेंसर मीडियम है, दीवार है आपकी, उधर जेसीबी लगेगा, आप अपने हाथ से दीवार नहीं हटा सकते। सो कंप्रेशन गया तो था, ओके वापस भी कौन आएगा, कंप्रेशन ही आएगा, निराश होके वापस आएंगे। गए खुशी खुशी थे, वापस निराश होके आएंगे, बात खत्म। सो कंप्रेशन इज रिफ्लेक्टेड एज कंप्रेशन ओनली। जैसे ये लोग गए थे, चिपक गए, अभी वो उसको लगा चल चलो पीछे चल पीछे चल, 5 लोग ऐसे पीछे होंगे और निराश होके यहां से वापस जाएंगे। सो सेम आपको वही है सिलसिला, कुछ भी इसमें फर्क यहां पर नहीं है। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। अब प्रोग्रेसिव वेव आपकी वही है, हाँ 11 12। अभी ये जो हमारा एवरग्रीन वन शॉट सीरीज है उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको 20 मिनट समझाया है कि वेव बनती कैसे है। तो अभी इसमें वही यूज होगा। ओके जो वेव बनाने का मैंने सिखाया है ना, मैंने तभी भी कहा था कि ये वन शॉट है, वन शॉट में मुझे ये बताना नहीं चाहिए कि वेव कैसे बनती है, बट मैंने बताया था तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप उसके मदद से ही लिख सकते हो। ओके बट ठीक है, थोड़ी बहुत मैं आपको समझाता हूं एंड इसमें से जितनी आपको याद हो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, देखो यहां पर होता क्या है प्रोग्रेसिव वेव में। तो पहली बात तो प्रोग्रेसिव वेव अगेन 2 प्रकार की होती है, ट्रांसवर्स वेव भी आपकी प्रोग्रेसिव वेव के अंदर ही है, ओके और आपकी लॉन्जिट्यूडनल वेव भी प्रोग्रेसिव वेव के अंदर ही है। ओके बस बात तो ही है, अभी ये मैकेनिकल वेव्स बेसिकली आपकी प्रोग्रेसिव वेव्स के अंदर ही हैं, बेसिकली चलती रहती हैं सदैव के लिए। ओके सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी हम एक प्रकार से प्रोग्रेसिव ही बोलते हैं। प्रोग्रेसिव का मतलब अगेन चौथी बार बोल रहा हूं, कंफ्यूज होते हैं सब लोग, जो वेव चलती रहे। तो हमारे सिलेबस की सारी वेव्स चलती रहती हैं, हम ऐसा नहीं बोलते हैं वेव खत्म हो गई। ठीक है चलिए, तो इनकी प्रॉपर्टीज यहां पर कैसे हो जाती हैं, प्रॉपर्टीज इनकी कुछ ऐसे हो जाती हैं कि देखो वेव में ना बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। अगर मैं एक वेव बनाता हूं यहां पर, ओके अगर मैं एक वेव यहां पर बनाता हूं, सो वेव के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, राइट। सो कंसीडर करता हूं यहां पे 5 पार्टिकल्स मेरे वेव के अंदर हैं। अब ये जो 5 पार्टिकल्स वेव के अंदर हैं, समझो फर्स्ट वाला पार्टिकल मैं डिस्टरबेंस क्रिएट करके उसको ऊपर भेजता हूं। सो फर्स्ट वाला पार्टिकल कहां जाएगा, फर्स्ट वाला पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा। अब फर्स्ट वाला पार्टिकल जो ऊपर की तरफ गया, सो यहाँ पर सिचुएशन कैसा होगा, सिचुएशन ऐसा होगा कि फर्स्ट वाला पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे गया है, बाकी के सारे कहां पर हैं, बाकी के सारे यहाँ पर मीन पोजीशन पे बैठे हैं। तो अब क्या होगा, ऑसिलेशन में क्या होता है, पार्टिकल अगर एक एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है तो वापस कहाँ आता है, वापस से वो मीन पोजीशन पे ही आता है।
सो ये ए वाला पार्टिकल पहले गया था एक्सट्रीम पोजीशन पे, अब आ जाएगा मीन पोजीशन पे, बट डिस्टरबेंस आगे जाएगा। सो बी जो मीन पोजीशन पे थी, अब बी कहां चला जाएगा? सो बी चला जाएगा पहले एक्सट्रीम पोजीशन पे। ओके, बाकी सी डी ई वैसे के वैसे ही रहेंगे। ओके, तो यही सिलसिला हमारा चलता रहता है। ओके, समझ रहे हो क्या? देखो आधी वेव ऐसे ही बन गई, एक जाएगा फिर वो नीचे आएगा, फिर वो दूसरे को डिस्टर्ब करेगा, अब बी मीन पे आएगा, सी को ऊपर भेजेगा। सो यही सिलसिला हमारा चलता रहता है। ओके, तो वही है आपकी सारी की सारी पॉइंट्स क्या हैं? ऑल द वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम हैव द सेम एम्पलीट्यूड, सेम पीरियड एंड सेम फ्रीक्वेंसी। हमारे वेव के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, सबकी प्रॉपर्टीज जो हैं, हम कहते हैं ना साइन ऑफ ओमेगा टी, सब सेम होता है। ओके, सो हमारा जो भी है सब सेम होती हैं प्रॉपर्टीज हमारी, ठीक है। उनका फेज जो है, फेज हमारा यहां से बदलता रहता है, चेंजेस फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर। बिकॉज जैसे अगर आप देखोगे ए अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे गया तो बी मेरा मीन पे ही है, बी मेरा एक्सट्रीम पे गया तो ए मेरा वापस से भी मीन पे आ गया। तो पार्टिकल बाय पार्टिकल फेज अलग अलग होगा, बट आपकी जो प्रॉपर्टीज है, ऐसा नहीं है कि बी वाला पार्टिकल इतना ऊपर चले जाए, नहीं। अगर ए 2 सेंटीमीटर ऊपर गया था तो बी वाला पार्टिकल भी 2 सेंटीमीटर ही ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक में भी कुछ लोगों को कम समझ रहा हो, सो दिस इज एक्चुअली फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड। ओके, ये 11th स्टैंडर्ड का है, बट 12th में वो पैराग्राफ सेम तरीके से यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। तो यही है आपके बेसिक से चीजें, एंड इसमें बस आपके जो डेफिनेशंस हैं ये थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो ट्रांसवर्स वेव में हमारी पार्टिकल्स वाइब्रेट कैसे करते हैं? सो ट्रांसवर्स वेव में ये ट्रांसवर्स वेव बनाई है मैंने, राइट। इस प्रकार की जो भी वेव होती हैं ये ट्रांसवर्स वेव होती हैं। सो ट्रांसवर्स वेव के जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट होते हैं? पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं अलोंग द वाई एक्सिस। ओके, ट्रांसवर्स वेव के जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे वाइब्रेट होते हैं? वाइब्रेट होते हैं अलोंग द वाई एक्सिस। एंड बाय डेफिनेशन प्रोग्रेसिव वेव हम हमेशा कंसीडर करते हैं हमारी वेव्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चलती रहती हैं। कैसे चलती रहती हैं? हमारी वेव्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चलती रहती हैं। तो प्रोपोगेशन कहां पर है? प्रोपोगेशन आगे की तरफ है। इस वजह से हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव में जो एंगल बनता है वो एंगल बनता है 90 डिग्री के बराबर। एंगल कितना बनता है? एंगल बनता है 90 डिग्री के यहां से बराबर। तो इसको इंग्लिश में लिखते हैं हम इन ट्रांसवर्स वेव द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ। वाइब्रेशन कैसा होगा पार्टिकल्स का? ऐसा ऊपर नीचे ये होते रहते हैं। ओके, प्रोपोगेशन कैसा होता है? ऐसा होता है। एंड लॉन्जिट्यूडनल में ये पैरेलल होता है। सो लॉन्जिट्यूडनल के जो पार्टिकल्स होते हैं ये कहीं पर भी नहीं होता है थ्योरी, बस ये डेफिनेशन ही लिखी रहती है। लॉन्जिट्यूडनल वेव की वाइब्रेशंस हमारे कुछ ऐसे फॉर्मेट में होते हैं, इसके पीछे का फिजिक्स आपको नहीं है। ओके, टेक्स्ट बुक में भी डायरेक्टली दिया गया है। और वेव हमारी जाती है ऐसे, वेव तो कभी भी हम कंसीडर करते हैं एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ही हमारी जा रही है। सो दैट्स इट, हम कहते हैं कि दोनों का डायरेक्शन आपस में पैरेलल है, ठीक है। चलिए, सो ये हो जाता है बेसिक सा क्वेश्चन, मतलब इसमें 11th स्टैंडर्ड लगता है, नहीं तो छोड़ देना, कुछ बड़ी बात नहीं है। या 4-5 पॉइंट सब अपने हिसाब से लिख देना। एनलिस्ट द एप्लीकेशन ऑफ बीट। सो बीट्स के एप्लीकेशन क्या होते हैं वो थोड़ा सा हमको यहाँ पर समझाना है। तो उससे पहले पता होना चाहिए बीट्स खुद क्या होती हैं, राइट। बीट्स का डेफिनेशन क्या है? बीट्स कब प्रोड्यूस होती हैं? बीट्स तब प्रोड्यूस होती हैं व्हेनेवर देयर इज अ डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी। जब भी क्या है? जब भी हमारा डिफरेंस है इन फ्रीक्वेंसी, हम लोग बोलते हैं बीट्स आर प्रोड्यूस। सो व्हेनेवर देयर इज डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी वी से दैट द बीट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो ये हमारा बीट्स का डेफिनेशन है। जैसे एम्बुलेंस में भी जो आवाज हमें सुनाई देता है तो ऐसे सुनाई देता है टाना टाना। सो 2 बीट्स पर सेकेंड हमारी प्रोड्यूस हो रही हैं। ओके, एम्बुलेंस हुआ, फायर ब्रिगेड हुई, पुलिस का सायरन हुआ, ये सब नॉर्मल हॉर्न नहीं है। ये हॉर्न बनाए जाते हैं, 2 फ्रीक्वेंसी के सोर्स यूज होते हैं, दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ट्यूनिंग फॉक ले रहा हूं जो कि है 500 हर्ट्ज का, दूसरा ट्यूनिंग फॉक ले रहा हूं जो कि है 502 हर्ट्ज का।
सो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? दोनों के बीच में डिफरेंस है 2 बीट्स का। ओके 502 माइनस 500 कितना देगा? 2 देगा। सो बीट्स कितनी हो जाती हैं? बीट्स हो जाती हैं यहाँ पे डिफरेंस μ2 माइनस μ1 हो जाएगा यहाँ पे 2 के बराबर, यानी मुझे 2 बीट्स पर सेकेंड सुनाई देंगी। ओके तो ये होता है बीट्स का बेसिक फिनोमेनन। तो आपसे अगर एप्लीकेशन ऑफ बीट्स पूछा है तो भी आप पहले फर्स्ट पैराग्राफ में बताओ कि बीट्स क्या हैं। बोर्ड एग्जाम्स में स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम यही होता है, उन लोगों को समझता नहीं है क्या करें, उनको लगता है जो पूछा है वही लिखना है। नहीं, आपको हमेशा थोड़ा सा हिस्ट्री लिखोगे तो आपके आंसर्स ऑटोमेटिकली आप एलैबोरेट कर पाओगे। ठीक है, चलिए। The phenomenon of beats is used to determine the unknown frequency of any sound. चलिए, अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अब समझो मेरे पास एक सोर्स है। आपको पता है पियानो में हर की का खुद का फ्रीक्वेंसी होता है। सो पियानो में क्या होता है? अगर मेरे पास यहाँ पर एक पियानो है, सो पियानो में क्या होता है? हर की का खुद का फ्रीक्वेंसी होता है, राइट? है ना? सो समझो पियानो की 7 कीज यहाँ से मैं बनाता हूँ। ठीक है, आपको पता है 7 सुर आप लोग कहते हो, सो हो जाते हैं सा रे ग म पा द नी सा। सो सारे ग म पा द नी सा। यहाँ पर मैं ऐसे थोड़ा फास्ट में बना देता हूँ। चलिए सारे चलिए। सो अभी क्या है, मेरे पास है ट्यूनिंग फॉर्क। ओके मेरे पास क्या है? मेरे पास है ट्यूनिंग फॉर्क। चलिए, मुझे जानना है किसी अननोन सुर का फ्रीक्वेंसी। ओके तो समझो मुझे पता नहीं है ये पा वाला जो सुर है इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, मुझे नहीं पता है। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक ट्यूनिंग फॉर्क लेता हूं 100 हर्ट्ज का। ठीक है, सो 100 हर्ट्ज का यहां पर मैं एक ट्यूनिंग फॉर्क लेता हूं। सो यहां से मैं सुर बजाता हूं, की प्रेस करता हूं और यहां पे मैं ट्यूनिंग फॉर्क को टेबल से बैंग करता हूं। मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। ओके तो मैं छोड़ देता हूं, बोलता हूं जाने दे। ट्यूनिंग फॉर्क लेता हूं 200 हर्ट्ज के बराबर। फिर से क्या करता हूं, ये मुझे इसका सुर जानना है। यहां से एक पियानो की प्रेस करता हूं, यहां से 200 हर्ट्ज का ट्यूनिंग फॉर्क प्रेस करता हूं। मजा नहीं आ रहा है, वापस से क्या करता हूं, इरेज करूं। अब क्या करता हूं, 300 हर्ट्ज का फॉर्क लेता हूं और यहां से इसको प्रेस करता हूं। मुझे सुनाई दे रही है 3 बीट्स पर सेकेंड। मुझे ऐसा एम्बुलेंस जैसा आवाज आया, टाना टाना टाना। 1 सेकंड में मुझे 3 बीट सुनाई दे रही है। सो 3 बीट सुनाई दे रही है, तो यानी अब मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि जो मेरी अननोन फ्रीक्वेंसी थी, तो 300 में से क्या माइनस करूं, जो आंसर 3 आएगा। सो 300 में से या तो मैं माइनस कर सकता हूं यहाँ पे 297, या तो माइनस कर सकता हूं 303। तो इसका मतलब ये जो मेरी पियानो की है जिसकी फ्रीक्वेंसी मुझे नहीं पता, वो 3 बीट्स अगर मुझे 300 हर्ट्ज के ट्यूनिंग फॉर्क के साथ दे रही है, तो इन दोनों में से ही कुछ पॉसिबल फ्रीक्वेंसी होगी मेरी वो पियानो की। ओके सो हम लोग एक्सपेरिमेंटली टैपिंग कर करके हम रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी ट्यून्ड बाय नोटिंग द डिफरेंस। ओके सो वही बताया जैसे मैंने आपको, इसी प्रकार से ट्यूनिंग भी हम कर सकते हैं। ट्यूनिंग का मतलब होता है फ्रीक्वेंसीज को सेम करना। सो हम 2 कीज का, गिटार का एंड पियानो का, जैसे आपको पता होगा एक सॉन्ग अगर गिटार पे प्ले हो सकता है तो वो पियानो पे भी हो सकता है। मे बी जो चीज वहां पर इजी हो वहां पर हार्ड हो, राइट? कोई सॉन्ग गिटार पे बहुत ज्यादा हार्ड हो, पियानो पे वो बहुत ज्यादा इजी हो, या वाइस वर्सा। बट आपका पॉसिबल तो होता है, क्योंकि गिटार में भी सारे गमा पादा नीसा है, पियानो में भी सारे गमा पादा नीसा है। सो दोनों को आपस में भी हम ट्यून करा सकते हैं। चलिए, वही है, बीट्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ डेंजरस गैसेस इन द माइन। अभी ये सब चीजें इतना ज्यादा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, बट अगेन फिनोमिनन वैसा ही होता है। हम लोग कुछ वेव्स भेजते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स ऐसा भेजते हैं, एंड देन रिफ्लेक्शन होके हम देखते हैं कि कितना फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, एंड दैट इज द बेसिक्स ऑफ फंडा। अभी ये आपके देखो हर चीज अभी इस मतलब आई होप आपने लॉन्ग वीडियोस देखी हैं, राइट? इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 2 एप्लीकेशंस जो मैंने आपको बता दिए, वो बहुत ज्यादा आप डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो, बहुत ज्यादा डिटेल में। ठीक है, इसमें आप ट्यूनिंग फॉर्क का भी लिख सकते हो, आप म्यूजिक का ही आप लिखो तो दैट इज बहुत ज्यादा बेहतर। इस सब में आपको एक्स्ट्रा फिजिक्स समझानी पड़ेगी। ओके तो इन सब का लॉजिक थोड़ा सा अलग रहता है। उसका यही रहता है कि हम वेव्स भेजते हैं, एंड फिर जो वेव्स हमें रिसीव होती हैं उनको हम आपस में कंपेयर करते हैं, तो दैट इज समथिंग बिट कॉम्प्लिकेटेड। चलिए,
प्रोडक्शन ऑफ बीट्स, ऑल्टरनेटिंग वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ साउंड। बीट्स में क्या होता है, साउंड बढ़ता है, जैसे एम्बुलेंस में बढ़ता है कम होता है, बढ़ता है कम होता है, ठीक है। आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन ऑफ बीट्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स, एक सेकेंड में कितना बीट सुनाई दे रहा है उसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी कितना है। द नंबर ऑफ टाइम्स द साउंड वैक्सेस और वेन्स। सो बीट्स में बेसिकली अपना ऐसे होता है वैक्सिंग वेनिंग, वैक्सिंग वेनिंग, ओके। वही आपका जो बेसिक सा साउंड आप लोग सुनते हो। वेनिंग और वैक्सिंग में अगर किसी को कंफ्यूजन है तो थोड़ा सा इंग्लिश अगर आपने देखा हो, इंग्लिश में हम बोलते हैं द मून इज वेनिंग, राइट। सो मून इज वेनिंग का मतलब मून गायब हो रहा है। सो बेसिकली अगर आपका साउंड मिनिमम है या फेंट हो रहा है उसको हम कहते हैं वेनिंग, और ऑटोमेटिकली वैक्सिंग क्या हो जाएगा, वैक्सिंग हो जाएगा आपका ऑपोजिट, ठीक है, जिसमें साउंड आपका बढ़ रहा हो। बीट्स पूरा का पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपके बीट्स के न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट हैं, बीट्स के थ्योरी डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, और बीट्स का आपका जो कंडीशन है फॉर वैक्सिंग वीनिंग वो भी इंपॉर्टेंट है। तो बीट्स आपका पूरा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज एन इंडिपेंडेंट टॉपिक। अगर कोई इंसान पूरा चैप्टर नहीं करता है, सिर्फ बीट्स करता है, तो भी उसका हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। उसमें आपका जो स्ट्रिंग का डेरिवेशन, इन सब का पाइप क्लोज पाइप ओपन का कोई लेना देना ही नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन कंसीडर करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया है कोई भी चीज लिखने से पहले थोड़ा सा इंग्लिश लिखो। यहाँ पे इंग्लिश में वही लिखेंगे, कंसीडर टू साउंड वेव्स हैविंग सेम एम्पलीट्यूड स्लाइटली डिफरिंग इन फ्रीक्वेंसी। तो देखो बीट्स का भी ना एक टेंडेंसी होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक 3GP वीडियो दे दूं, मेरे जमाने में 3GP वीडियो चलती थी, आप शायद 720p 1080p 4K आपने ये सब देखा है, बट 3GPP वीडियोस में क्या होता था, कोई चल रहा है बस इतना दिखता था, ओके। आप बता नहीं सकते उसके टी शर्ट में कितने कलर हैं, उसके टी शर्ट का जो पैच है उसमें क्या लिखा हुआ है, आप नहीं बता सकते हो। तो उसी प्रकार से अगर आपका दो फ्रीक्वेंसीज के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया, कि पहली है 500 हर्ट्ज, दूसरी है 600 हर्ट्ज, आप बीट्स नहीं सुन सकते हो, कि कुछ नहीं सुनाई देगा। तो बीट्स आप तभी सुन सकते हो जब दो फ्रीक्वेंसीज के बीच में डिफरेंस आपका लेस देन 6 हो, और कुछ कुछ बुक्स में बोलते हैं लेस देन 10 हो, ओके। क्योंकि उससे ज्यादा आपके कान रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमको पता है कि एक सेकंड में हमारी लाइट, जो ट्यूब लाइट है, वो 100 बार बंद होती है, ओके। बट कोई भी नहीं दिखता है कि आपकी ट्यूबलाइट 100 बार बंद हो रही है, ऐसा किसी को भी दिखता नहीं है सच, ओके। क्यों? क्योंकि आंखों में उतना रिजॉल्विंग पावर नहीं है। एसी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, राइट। एक वेव में आपका 2 बार 0 आता है, तो 50 इंटू 200। बट हम लोगों को ट्यूबलाइट एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ लाइट ही दिखती है, सो वी कैन नॉट रिजॉल्व दैट मच। तो उसी प्रकार से आपका बीट्स अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस ले लिया तो कुछ नहीं होगा, इस वजह से हमने लिखा है स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी उनकी होनी चाहिए। सो वेव इक्वेशन क्या होती है, वेव इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू दी a, साइन ऑफ हो जाता है हमारा यहाँ से ओमेगा टी माइनस के एक्स के बराबर। तो हम लोग भी वही पैटर्न यहाँ से चालू करेंगे। सो मैं क्या कह सकता हूँ, y1 इज इक्वल टू दी हो जाएगा हमारा यहाँ से y1 इज इक्वल टू दी, यहाँ से जस्ट अ सेकंड यहाँ पे मैं करता हूँ। सो y1 इज इक्वल टू दी यहाँ से हो जाएगा हमारा a1, राइट। एम्पलीट्यूड सेम लेंगे बिकॉज अगर हम सारी चीजें अलग करेंगे तो फंस जाएंगे। सो a यहाँ से कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू दी a हो जाएगा साइन ऑफ यहाँ से, चलिए ओमेगा 1t, है ना, टर्म्स इनके ही लेंगे, ओमेगा 1t माइनस यहाँ से के एक्स के बराबर, ठीक है। और यहाँ से अगेन हम बोलेंगे माइनस k1 x के बराबर, और उसी प्रकार से हम बोलेंगे y2 इज इक्वल टू दी a साइन ऑफ यहाँ से ओमेगा 2t माइनस यहाँ से वापस से k2 x के बराबर। चलिए अब हम क्या बोलेंगे, देखो यार आपस में है, ज्यादा नहीं खींचना है। सो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम बोल देंगे हम ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर मैं ओरिजिन से स्टार्ट करूंगा तो मेरा x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू सीधा हो जाएगा यहाँ से 0 के बराबर, और इवेंचुअली दोनों को ऐड ही करना है बिकॉज बीट्स भी एक सुपर पोजिशन का ही फिनोमिनन है। सो मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ से मिलेगा a साइन ऑफ यहाँ से ओमेगा 1t, है ना, प्लस हो जाएगा यहाँ से a साइन ऑफ यहाँ से ओमेगा 2t। a निकाल दूंगा कॉमन, ब्रैकेट के अंदर बचेगा मेरे पास साइन ऑफ ओमेगा 1t प्लस मेरे पास बचेगा यहाँ से साइन ऑफ ओमेगा 2t।
यहां से ये फॉर्मूला किसके बराबर है, साइन सी प्लस साइन डी के बराबर, राइट। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू द साइन सी, दिस इज इक्विवेलेंट टू द साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी किसके बराबर होता है, साइन सी प्लस साइन डी बराबर होता है, चलिए, सो 2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाय 2, राइट, इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाय 2। सो हमारा यही फॉर्मूला हम लोग यहां पर इस्तेमाल करेंगे एंड देखते हैं क्या मिलेगा। सो हमारा साइन सी 2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2, सो ए ऑलरेडी बाहर है, सो यहां पर भी ए ऑलरेडी बाहर रहेगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2, सो सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, चलिए, सो सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। मैं जो कर रहा हूं मैं बेसिक कर रहा हूं, टेक्स्ट बुक वालों ने अनवांटेड ऐसा आगड़म तुगड़म पहले ही स्प्लिट अप करके थोड़ा किया है, तो आप कैसे भी कर सकते हो, डजंट मैटर। अभी यहां से मैं बोल सकता हूं कि मेरा t कॉमन हो जाएगा, सो t कॉमन निकाल दूंगा, सो क्या बचेगा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट के बाहर t, यहां से भी हो जाएगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट के बाहर t। ओमेगा खुद कितना होता है, 2 पाई n के बराबर, सो 2 पाई भी हो जाएगा यहां से कॉमन, अंदर में बचेगा मेरे पास यहां से कुछ ऐसा, वहां से भी क्या हो जाएगा, 2 पाई कॉमन, अंदर में बचेगा यहां से कुछ ऐसा। सो ये क्या है रे, ये तो एवरेज फ्रीक्वेंसी है। अगर मुझे दो फ्रीक्वेंसीज का एवरेज निकालना है, सो दैट इज बेसिकली द एवरेज फ्रीक्वेंसी। सो क्या मिलेगा मुझे, 2a साइन ऑफ यहां से 2 पाई एन टी के बराबर, एंड यहां से ये पूरा का पूरा टर्म ऐसा रह जाएगा कॉस ऑफ 2 पाई n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ t के बराबर। जैसे मैंने आपको कहा, हमारी फिजिक्स में इच्छा होती है कि जिस तरीके से मैंने डेरिवेशन को स्टार्ट किया है उसी तरीके से मैं डेरिवेशन को यहां पर समाप्त करूं। सो मैं वही प्रोसेस यहां पे करूंगा, क्या कर दूंगा यहां से मैं 2a कॉस ऑफ 2 पाई n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ t एक तरफ करूंगा, दूसरी तरफ आ जाएगा मेरा साइन ऑफ 2 पाई nt के बराबर। चलिए, तो ये जो पूरा का पूरा टर्म है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, ये है मेरा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, एंड वहां से मेरे पास बचता है साइन ऑफ 2 पाई एन टी, जो कि हो जाता है साइन ओमेगा टी के बराबर। बधाई हो, बीट्स का डेरिवेशन यहीं पर हो जाता है हमारा समाप्त। तो बीट्स का डेरिवेशन क्या हो जाता है, यहीं पर हो जाता है समाप्त, जहां पे हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या है मेरे बीट्स का। सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये वाला पूरा टर्म है, ठीक। तो हो सकता है आपसे एनालिटिकल मेथड पूछा जाए टू डिटरमाइन द बीट फ्रीक्वेंसी, ओके, इसमें आपको ये सब करना ही है, कंपलसरी है। हो सकता है आपसे सिर्फ कंडीशन पूछी जाए वैक्सिंग और वेनिंग की, ओके, कि आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, आपका एम्पलीट्यूड मिनिमम कब होगा। सो अगर आपसे वो पूछा जाता है तो आपको इसके बाद से स्टार्ट करना है। समझो आपसे सीधा पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आया ही नहीं, क्वेश्चन आता है टेल अस द कंडीशंस फॉर द वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ साउंड एंड देयरबाय डिटरमाइन द टाइम पीरियड, ओके। तो अभी मैंने ये इक्वेशन बना दिया तो डेरिवेशन हो गया, बट अभी मुझे क्या करना है, मुझे बताना है मैक्सिमम कब होगा मेरा, वैक्सिंग कब होगा, वेनिंग कब होगा। तो उसके लिए सिर्फ ये वाले टर्म की हमको जरूरत लगती है। तो ये वाले टर्म को मैं सेपरेटली लिख देता हूं कि रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू दी 2a cos ऑफ 2 पाई n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय यहां से 2 टाइम्स ऑफ t के बराबर। चलिए, अब आप लोग बताइए मैक्सिमम साउंड कब मिलेगा। सो मुझे जो मैक्सिमम साउंड है, मैक्सिमम साउंड मुझे कब मिलेगा। सो मैक्सिमम, ये वाला टर्म मैक्सिमम कब होगा, सो ये वाला टर्म मैक्सिमम तब होगा जब ये वाला टर्म मैक्सिमम हो, ओके। सो ये वाला टर्म मैक्सिमम कब होगा, सो ये मैक्सिमम तब होगा जब कॉस का वैल्यू 1 होगा, ओके। सो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि कॉस का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है। सो मैं बोल सकता हूं कॉस का मैक्सिमम वैल्यू होता है हमारा 1 के बराबर, ओके। सो यहाँ पर सिचुएशन कैसा हो जाएगा, सिचुएशन हो जाएगा, इसको मैं बोल सकता हूँ ये हो जाएगा +-1 के बराबर। बट कॉस का वैल्यू 1 कब कब होता है, सो कॉस का वैल्यू 1 होता है जब कॉस 0 हो,
कॉस का वैल्यू -1 कब होता है? सी दोनों आपका चाहे साउंड आपको पता है वेव्स में, अगर वेव्स हमारी ऐसे चलती हैं, सो दिस इज ऑल्सो मैक्सिमम, सो दिस इज ऑल्सो मैक्सिमम। सो कॉस -1 कब होगा? सो होगा कॉस पाई पे। फिर वापस कब होगा? सो कॉस 2 पाई पे। सो यही पैटर्न मेरा चलता रहेगा। तो LHS एंड RHS में अगर मैं कॉस को न्यूट्रलाइज कर दूं पूरा का पूरा, वैसे तो आप दूसरे भाषा में कह सकते हो कि कॉस को मैंने कैंसिल कर दिया, बट कैंसिल करना इज नॉट अ राइट टर्म। सो इवेंचुअली क्या हो जाएगा? इवेंचुअली हो जाएगा यहां से मुझे मिलेगा कुछ ऐसा, है ना, एंड वहां से मेरे पास रहेंगे टर्म 0 पाई एंड यहां से 2 पाई एंड सो ऑन के बराबर। चलिए, सो पाई 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 हर जगह से हो जाएगा कैंसिल, 2 और 2 यहां से हो जाएगा कैंसिल। इवेंचुअली अगर मैं सिर्फ फर्स्ट केस कंसीडर करूं, जब कॉस की वैल्यू 0 थी, तो मुझे टाइम इंटरवल कितना मिलेगा? मिलेगा 0 डिवाइडेड बाय n1 माइनस n2 विच इज नथिंग बट 0। अगर मैं यहां वाला टर्म कंसीडर करता हूं तो मुझे मिलेगा टाइम इंटरवल इज इक्वल टू 1/n1 माइनस n2। अगर मैं 2 पाई वाला टर्म कंसीडर करता हूं तो टाइम इंटरवल मुझे मिलेगा 1/2 टाइम्स ऑफ n1 माइनस n2 के यहां से बराबर। सो इस प्रकार से मेरा टाइम इंटरवल मैं अलग अलग वेज में निकाल सकता हूं। एंड यहां पर खास बात यह है, आप कोई भी दो टाइम इंटरवल को डिवाइड माइनस करो, आप इसको माइनस करो इससे, आप इसको माइनस करो इससे, सो जो भी मेरा टाइम इंटरवल का डिफरेंस होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा 1/n1 माइनस n2 से। एंड यही होता है मेरा टाइम पीरियड। यही क्या होता है? यही होता है मेरा टाइम पीरियड बिटवीन द वैक्सिंग ऑफ साउंड। क्या हो जाता है? टाइम पीरियड बिटवीन द वैक्सिंग ऑफ साउंड। ठीक है, सो दैट इज द टाइम पीरियड बिटवीन द वैक्सिंग ऑफ साउंड। आप सेम चीज खुद से ट्राई करके देखिए फॉर द वेनिंग ऑफ साउंड। सो वेनिंग ऑफ साउंड के लिए क्या हो जाएगा? वेनिंग ऑफ साउंड के लिए हमको चाहिए यहां से मिनिमम। सो ये मिनिमम कब होगा? जब हमारा कॉस का ये वाला टर्म यहां से मिनिमम होगा। चलिए, अब ये मिनिमम कब होगा? जब कॉस का वैल्यू 0 होगा। कॉस का वैल्यू 0 कब कब होता है? सो कॉस का वैल्यू 0 होता है कॉस ऑफ 90 पे, कॉस का वैल्यू 0 होता है कॉस ऑफ 270 पे एंड सो ऑन। ओके, आई होप आपको लॉजिक यहां से समझ गया। कॉस एंड कॉस हर जगह से हो जाएंगे यहां से न्यूट्रलाइज, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा? कॉस का टर्म समझो कैंसिल हो गया, सो लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा मेरे पास यहां से कुछ ऐसा। राइट हैंड साइड में क्या बचेगा? बचेगा पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 एंड यहां से सो। अब यहां से क्या करना है? यहां से हम लोगों को करना है हर एक को इंडिविजुअल केस के साथ लेते जाना है। सो अगेन आप देखोगे पाई तो हर जगह से वापस से कैंसिल ही हो रहा है, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल ही हो रहा है। सो अगर मैं फर्स्ट वाले इंस्टेंस के साथ टाइम इंटरवल निकालूं, सो टाइम इंटरवल आता है 1/2 टाइम्स ऑफ n1 माइनस n2 के बराबर। मैं सेकेंड वाले इंस्टेंस के साथ अगर LHS को कंपेयर करूं, सो टाइम इंटरवल आता है 3 डिवाइडेड बाई 2। सो 3 डिवाइडेड बाई 2 का टर्म कॉमन है, यहां पे आ जाएगा n1 माइनस n2 के बराबर। मैं थर्ड वाले कॉस के वैल्यू के साथ अगर मैं LHS को कंसीडर करूं, सो आंसर आ जाता है 5 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ n1 माइनस n2 के बराबर। तो यही पैटर्न मेरा यहां से फॉलो होता है। बट अगेन आप कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टाइम पीरियड्स को अगर आप माइनस करने का कोशिश करोगे, आप चाहे T2 माइनस T1 करो, आप चाहे T3 माइनस T2 करो, आप कुछ भी करने का कोशिश करो, आपको टाइम इंटरवल का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट ही मिलेगा। सो 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, बेस कॉमन, आपको दोनों के बीच का डिफरेंस कितना मिलेगा? 1/n1 माइनस n2। यानी वेनिंग, जब वेनिंग ऑफ साउंड होता है तभी भी टाइम पीरियड कितना है? सो तभी भी टाइम पीरियड हमारा इतना ही है। सो इसका मतलब हमारा टाइम पीरियड बार बार कांस्टेंट ही रहता है। उसी प्रकार से आप इन दोनों को भी माइनस करोगे, 5 माइनस 3 होगा 2, 2 एंड 2 डिवाइड में होके कैंसिल होके आपको यही मिलेगा। सो ये हो जाती है हमारी कंडीशन फॉर वेनिंग। ओके, सो ये हो जाती है हमारी कंडीशन फॉर वेनिंग। ये अलग से पूछी जा सकती है, हाँ, बिना डेरिवेशन के। ये हो जाती है हमारी कंडीशन फॉर वैक्सिंग। ओके, चलिए चलिए, सो वापस से स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट से। चलिए, सो बढ़ते हैं आगे की तरफ एंड डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, जो कि कॉन्सेप्चुअली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है
कॉन्सेप्चुअल पर्सपेक्टिव से। सो यहाँ पर स्टेशनरी वेव, मॉड, फंडामेंटल मॉड, हार्मोनिक्स, ओवरटोन, ये सारी चीजें यहाँ से हमारी डोमिनेट करना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, सो पहले पहले तो यही हमको पढ़ना है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप क्या होता है, ओपन पाइप क्या होता है, रेजोनेंस रेजोनेंस कहते हैं, रेजोनेंस होता क्या है। चलिए, सो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हमारा एक पाइप होता है जो हम एक एंड से क्लोज रखते हैं, जैसे आपके कॉलेज में भी होता है, ऐसे ट्रांसपेरेंट पाइप होता है जिसमें आप रेजोनेंस ट्यूब नाम का एक्सपेरिमेंट करते हो। तो वही है, अ लॉन्ग क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज अ सिलेंड्रिकल ट्यूब है एक प्रकार का, हैविंग एन एयर कॉलम विथ वन एंड क्लोज। हैविंग एन एयर कॉलम मतलब इसके अंदर हमारी एयर आ जा सकती है। ठीक है, और इसमें हम रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट करते हैं। रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, यहां से हम लोग ट्यूनिंग फॉक को रखते हैं, तो वही बोला है, अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक इज हेल्ड हॉरिजॉन्टली नियर द ओपन एंड ऐसे करते करते हमारा प्रोसेस जनरेट होता है। उसके बाद ओपन पाइप क्या है, सो दोनों जगह से हमारा जो ओपन है, सो सिलिंड्रिकल ट्यूब कंटेनिंग एन एयर कॉलम बिटवीन द बोथ द एंड्स। ओके, सो देखो लैंग्वेज देखो, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि ओपन पाइप है या ओपन पाइप ऐसा पाइप है जो ओपन है, नहीं, जो ऐसा सिलेंड्रिकल ट्यूब, शब्द देखो, सिलेंड्रिकल ट्यूब कंटेनिंग एन एयर कॉलम ओपन एट बोथ द एंड्स। ठीक है, चलिए, उसी प्रकार से रेजोनेंस क्या होता है, सो मैं आपको बता दूं, रेजोनेंस के बहुत सारे तरीके हो जाते हैं पहचानने के या डिफाइन करने के। सो रेजोनेंस एक स्पेशल केस होता है हमारे फोर्स्ड वाइब्रेशन का, ये सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है रेजोनेंस को समझाने का। रेजोनेंस क्या है, एक स्पेशल केस है हमारे फोर्स्ड वाइब्रेशन का। कोई बोलेगा सर ऐसा कैसा फोर्स्ड वाइब्रेशन, तो आप लोग रेजोनेंस ट्यूब में क्या करते हो, पाइप ऊपर 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 लेके आते हो ना। ऐसा है क्या कि आप कभी भी फॉक को टच करो और वो वाइब्रेट हो रहा है, नहीं, आप ढूंढ ढूंढ के वो फोर्स्ड वाइब्रेशन करते हो, ढूंढ ढूंढ के वो लेंथ पे पहुंचते हो जहां पे आपका साउंड मैक्सिमम सुनाई दे। ठीक है, तो रेजोनेंस का अगर मैं आपको पूरे फिजिक्स के हिसाब से बता दूं, संपूर्ण फिजिक्स को अगर मैं इंक्लूड करके आपको बता दूं, सो क्या होता है, एक होती है, देखो रेजोनेंस करने के लिए ना दो चीजें चाहिए सबसे पहले तो एक होती है किसी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जब वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसी और फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाए, ओके, जब वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसी और फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाए तब होता है रेजोनेंस। ठीक है, तो अभी आप डिपेंड करता है कौन से दो ऑब्जेक्ट्स यहां पर कंसीडर कर रहे हो। ठीक है, चलिए, व्हाट आर द हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन। अब देखो ये बहुत गहरा टॉपिक है, मैं हमेशा इसको अलग से समझाता हूं, बट अभी इसको हम फटाफट से देखते जाएंगे। हार्मोनिक का मतलब क्या हो जाता है, द टर्म हार्मोनिक इज यूज्ड व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर ओवरटोन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। मैं आपको कीवर्ड्स हाईलाइट करके देता जा रहा हूं। सो टर्म हार्मोनिक क्या होता है, हार्मोनिक इज अ मैथमेटिकल टर्म, हार्मोनिक आपका एक मैथमेटिकल टर्म है जो इंटीग्रल मल्टीपल्स के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, इंटीग्रल मल्टीपल्स के बारे में बात करता है। जैसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को संबोधित किया जाता है n से, सो हार्मोनिक का मतलब क्या है, n के सारे इंटीग्रल मल्टीपल्स लो। सो n के सारे इंटीग्रल मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, 2n, हो जाएंगे 3n, हो जाएंगे 4n एंड सो ऑन। ओके, चलिए, उसी प्रकार से ओवरटोन क्या होता है, सो ओवरटोन हमारे वो होते हैं जो सच में प्रेजेंट हैं। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि n, 2n, 3n, 4n, तो ये तो मैथमेटिकल टर्म है। ओके, मैथमेटिक्स में तो सारी पॉसिबिलिटी होती हैं, बट रियलिटी में थोड़ी सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं। सो ओवरटोन एक रियल टर्म है, ओवरटोन एक फिजिक्स बेस्ड आपका प्रैक्टिकल टर्म है, जिसमें हम वही सिर्फ फंडामेंटल्स कंसीडर करते हैं जो एक्चुअली प्रेजेंट है, यानी सिर्फ वही फ्रीक्वेंसी को हम कंसीडर करते हैं, या वही मल्टीपल्स, जैसे हम पढ़ते हैं ओनली ऑड फ्रीक्वेंसीज आर प्रेजेंट। सो हम ऐसी चीजें ओवरटोन में काउंट करते हैं जो हमारी सच में प्रेजेंट हों। ठीक है, जो एक्चुअली प्रेजेंट है। और ओवरटोन के काउंटिंग में कभी भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हम नहीं डालते हैं। सो ये चीज याद रखना, कभी भी हम आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओवरटोन में नहीं डालते हैं। सो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो हायर होती है देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज काउंटेड इन द ओवरटोन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कंसीडर करता हूं पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, सो पाइप अगर एक एंड से क्लोज है तो वाइब्रेट करता है वो सारी की सारी ऑड फ्रीक्वेंसीज पे।
तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कभी भी ओवरटोन में गिनती नहीं करते हैं हम, ये सारे ओवरटोन हो जाते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी जस्ट हायर देन द हार्मोनिक इज कॉल्ड एज द फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, तो ये आपको ना अलग से ही समझेगा। जो मैंने वो एग्जांपल्स दिए हैं, स्पीकर खरीद के लाए, 300 रुपए में स्पीकर लिया, 200 रुपए में स्पीकर लिया, जो एवरग्रीन सीरीज में मैंने जैसे समझाया है, वहीं से आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी। यहां पर लिखना कैसे है उसका सिर्फ वर्णन है। ठीक है, सो दैट इज द बेसिक्स ऑफ फंडा। वही है, ऑल हार्मोनिक्स मे नॉट बी प्रेजेंट। ओके, हार्मोनिक्स आपका मैथमेटिकल टर्म है, वो जरूरी नहीं है आप रियलिटी में सुन भी पाओ। ओके, अगर मैं आपको शॉर्ट में बता दूं तो शॉर्ट में यही है, हार्मोनिक्स एक मैथमेटिकल टर्म है जिसमें हम सारे इंटीग्रल मल्टीपल्स किसी भी चीज के लिखते हैं, जैसे n 2n 3n 4n 5n 6n 7n 8n ऐसा लिखते जाएंगे। ओवरटोन क्या है, रियल में जो जो प्रेजेंट है सिर्फ उनकी गिनती हमारी ओवरटोन यहां से हो जाती है। उसी प्रकार से फ्री वाइब्रेशन, फोर्स्ड वाइब्रेशन, ये सब चीजें क्या होती हैं, ये समझने का प्रयास करते हैं। फ्री वाइब्रेशन में क्या होता है, हम बॉडी को पहले इनिशियल थोड़ा सा कुछ सप्लाई करते हैं। क्या सप्लाई करते हैं हम, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट उसको थोड़ी सी सप्लाई करते हैं। जैसे अगर मेरे पास एक पेंडुलम टंगा हुआ है, जैसे हमारा ऑसिलेशंस के एंड में एक टॉपिक आता है राइट, जिसमें बहुत सारे पेंडुलम हम ऐसे लगाते जाते हैं। तो लॉजिक हमारा वही होता है कि जो आपका मेन पेंडुलम है, जिसको कहते हैं ड्राइवर पेंडुलम, उसको हम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट देते हैं और उसके बाद जो फोर्स है उसको हम यहां से विड्रॉ कर देते हैं। फोर्स को क्या कर देते हैं, विड्रॉ कर देते हैं, एंड बॉडी स्टार्ट हो जाती है वाइब्रेटिंग एंड कंटिन्यू करती है मोशन ऑन इट्स ओन। उसके बाद कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हम लोग खुद से नहीं लगाते हैं। सो ऑसिलेशंस में हम लोग यही चीज करते हैं, पेंडुलम को इनिशियल फोर्स दिया, बस वो खुद से घूमता रहता है। तो वही फ्री वाइब्रेशन कहा जाता है सिस्टम का, मींस दैट द सिस्टम वाइब्रेट एट इट्स, सिस्टम कैसे वाइब्रेट कर रहा है, सिस्टम वाइब्रेट कर रहा है एट इट्स ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सिस्टम कैसे वाइब्रेट कर रहा है, खुद के नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर। मतलब ऐसा नहीं है मैंने एक्सटर्नली वायर लगा के रखी है, मैं बैटरी से एनर्जी दे रहा हूं, वो एनर्जी के मदद से मेरा सिस्टम वाइब्रेट कर रहा है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। सिस्टम वाइब्रेट कर रहा है अपने ही नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे। इन केस ऑफ फ्री वाइब्रेशन, अ बॉडी कंटिन्यूअसली लूजेस एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। तो ये रियल में होता है। आपका पेंडुलम क्या संसार में एक बार घुमा दिया हमेशा चलता रहेगा, नहीं, वो फ्रीली घूम रहा था। सो फ्रीली जब तक उसको अलाउंस होगा तब तक ही घूम पाएगा। सो इनिशियली वो घूमता है, देन रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन के वजह से वो एयर के वजह से रुक जाता है। ठीक है, चलिए, एम्पलीट्यूड घटते जाता है, वही यहां पर दिया गया है। फोर्स्ड वाइब्रेशन क्या है, सो फोर्स्ड वाइब्रेशंस हमारे कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं जिसमें एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस प्रेजेंट रहता है। ओके, सो फोर्स्ड वाइब्रेशंस में क्या हो जाता है, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। देखो, एक्सटर्नल फोर्स नहीं कहा है, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स कहा है, मतलब बाहर से कोई बार बार ट्रिगर कर रहा है। ओके, इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी हुज नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट। मतलब पेंडुलम में घूम रहा है, बार बार मैं उंगली डालू, पेंडुलम आया उंगली डाली, पेंडुलम आया उंगली डाली, पेंडुलम आया उंगली डाली, तो उसको मैं नेचुरल रिदम में घूमने ही नहीं दे रहा हूं। मैं ऑब्जर्व कर ही नहीं रहा हूं कि वो कैसा फ्लो होना चाहता था, मैं तो बस बीच में बार बार अपनी फिंगर डाल दे रहा हूं। सो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स यहां पर मेरा पूरा का पूरा प्रेजेंट है। तो अभी यहां पर क्या है, अ बॉडी इज मेड टू वाइब्रेट विथ अ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू दैट ऑफ द एक्सटर्नली इंप्रेस्ड फोर्स। मतलब मैं उंगली डाल डाल के उसका मोशन करा रहा हूं, सो वो फ्री वाइब्रेशन है ही नहीं, मैं फोर्सफुली सारी चीजें उससे करा रहा हूं। एम्पलीट्यूड ऐसी बॉडी का क्या होता है, डिपेंड करता है डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी कितना है उन दोनों की फ्रीक्वेंसी। मतलब वो स्लो हुआ, मैंने वापस से फोर्स लगा दिया, वापस बढ़ जाएगा, फिर स्लो हुआ, वापस से फिंगर डाल दी तो वापस से वो बढ़ जाएगा। तो यही अगेन आपको डिफरेंस बिटवीन के फॉर्मेट में भी पूछे जा सकते हैं। सो आप ये 3-3 पॉइंट्स यहां से दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसके बाद आ जाते हैं, यहां पर एक्सप्रेशन आ जाता है, डिराइव द एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। तो अभी स्टेशनरी वेव का यहां पर हमको डेरिवेशन है। सो स्टेशनरी वेव के डेरिवेशन की खास बात क्या होती है, स्टेशनरी वेव बनती कैसी है। सो स्टेशनरी वेव बेसिकली कुछ इस प्रकार से बनती है कि समझो ये मेरा एक ग्लास है, यहां से मैंने एक इंसिडेंट वेव भेजी, यहां से क्या भेजी, यहां से मैंने एक इंसिडेंट वेव भेजी। इंसिडेंट वेव क्या होगी, इंसिडेंट वेव यहां से
रिफ्लेक्ट होके बाहर आएगी, क्या होगी यहाँ से रिफ्लेक्ट होके पूरी की पूरी यहाँ से बाहर आएगी। सो बेसिकली यहाँ पर क्या हो गया, एक वेव थी जो मेरी गई यहाँ से, है ना। एक वेव क्या थी, एक वेव इस प्रकार से थी जो मेरी यहां से गई। दूसरी वेव क्या है, दूसरी वेव वो है जो यहां से मेरी आई। सो एक है मेरी इंसिडेंट वेव, दूसरी है मेरी यहां से रिफ्लेक्टेड वेव। दोनों मिलके क्या बनाती हैं, दोनों मिलके यहां से बना देती हैं स्टेशनरी वेव। ओके, सो एक वेव कौन सी थी, एक वेव थी यहां से मेरी इंसिडेंट वेव, दूसरी वेव कौन सी थी, सो दूसरी वेव मेरी यहां से थी रिफ्लेक्टेड वेव। दोनों मिलके क्या बनाती हैं, दोनों मिलके बनाती हैं स्टेशनरी वेव। तो यहां पर लॉजिक कैसा होता है, जो भी इक्वेशन में कंसीडर करूंगा उस इक्वेशन का मुझे साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना पड़ेगा। बिकॉज अगर एक वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है सो दूसरी वेव श्योरली नेगेटिव एक्स एक्सिस में यहां से जाएगी। सो उस चीज का मुझे सिर्फ ध्यान रखना है। और ये चीज देखो टेक्स्ट बुक वालों ने यहाँ पर प्रिसाइसली की भी है, राइट। सो टेक्स्ट बुक वालों ने प्रिसाइसली यहाँ पर क्या किया है, वही लॉजिक लगाया है कि यहाँ पर साइन कन्वेंशन है प्लस माइनस, यानी ये वेव जा रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। अगर आपने MHT CET की पढ़ाई की है तो आपको साइन कन्वेंशन पता होगा। और यहां पर साइन कन्वेंशन रखा है पॉजिटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव आपका साइन कन्वेंशन हो जाता है नेगेटिव डायरेक्शन का। होप आपने CET के लेक्चर में साइन कन्वेंशन सीखा होगा, ठीक है। बस ऐड करना है, खेल समाप्त। तो देखो वेव की दोनों टर्म्स सारे के सारे सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, लैम्डा भी सेम है, सारे के सारे टर्म्स एग्जैक्टली सेम है। क्यों? बिकॉज भाई वो एक ही वेव है, एक ही वेव आपकी पहले इंसिडेंट हुई, फिर ग्लास वहां पे बंद है, सो वही वेव रिफ्लेक्ट होके यहां से वापस आई। तो यहां पर कुछ भी आपका डिफरेंस नहीं आता है। अगेन इसका डेरिवेशन शुरू होते ही खत्म हो जाता है। सो टेक्स्ट बुक वालों ने यही लैंग्वेज में किया है ऐसा, बट मुझे पसंद नहीं आता है क्योंकि मैं रट्टा मार के नहीं पढ़ता हूं, तो मुझे ये मेथड नहीं पसंद आता है। सो मैं अपने हिसाब से करूंगा जो कि यही मेथड है, ऐसा कुछ अलग नहीं है। सो y इज इक्वल टू दी a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओके, यहां से हो जाएगा y2 इज इक्वल टू दी a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो एक वेव जा रही है मेरी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ये वाली, और ये जा रही है मेरी यहां से नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। सो इसका डेरिवेशन आपका एग्जैक्ट सेम आएगा जैसे हमने थोड़ी देर पहले किया था। y इज इक्वल टू दी हो जाएगा यहाँ से y1 प्लस y2 के यहाँ से बराबर। चलिए यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा a, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा साइन ऑफ यहाँ पे ओमेगा टी माइनस के एक्स, प्लस हो जाएगा यहाँ से साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स के यहाँ से बराबर। चलिए, सो दिस इज बेसिकली समथिंग डिफरेंट। ओके, ये क्या हो गया, ये हो गया साइन सी प्लस साइन डी की इक्वेशन, जो हो जाएगा पूरा का पूरा किसके बराबर। सो साइन सी प्लस साइन डी किसके बराबर होता है, बराबर हो जाएगा यहाँ से 2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाय 2, राइट। 2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाय 2 इंटू हो जाएगा यहाँ से कॉस ऑफ सी माइनस डी बाय 2 के बराबर। क्या हो जाएगा, इंटू यहाँ पे कॉस ऑफ सी माइनस डी के बराबर। चलिए, सो यही लॉजिक हम यहाँ पर लगाएंगे। सो क्या हो जाएगा, a वैसे का वैसा, यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन ऑफ यहाँ से c प्लस डी बाय 2। सो ये हो जाएगा c, ये हो जाएगा प्लस d डिवाइडेड बाय हो जाएगा यहाँ से 2, इंटू हो जाएगा कॉस ऑफ c माइनस डी बाय 2। सो यहाँ से हो जाएगा c, यहाँ से हो जाएगा माइनस में कॉस ऑफ d बाय यहाँ से 2। चलिए, क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स प्लस के एक्स कैंसिल, माइनस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी कैंसिल। आपको पता है कॉस एब्जॉर्ब कर देता है नेगेटिव साइन को। सो यहां से मेरे पास बचेगा 2 साइन ऑफ यहां से 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 के यहां से बराबर। कॉस माइनस के साइन को एब्जॉर्ब कर देगा, बचेगा यहां से कॉस ऑफ 2 के एक्स डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। सो यहां से मेरे पास क्या बचेगा, 2 2 कैंसिल। सो यहां से मेरे पास बचेगा, यहां से भी 2 2 कैंसिल, बचेगा यहां से 2 टाइम्स ऑफ a, साथ में हो जाएगा कॉस ऑफ यहाँ से के एक्स साइन ऑफ यहाँ से ओमेगा टी के बराबर। बधाई हो, यही होती है आपकी स्टेशनरी वेव की फाइनल इक्वेशन। जो भी स्टूडेंट्स MHT CET के लेक्चर्स में रहते हैं, सो मैंने आई होप आप लोगों को आई होप आप लोगों ने देखा है, मैं तो हमेशा बताता हूं ये एक्चुअल इक्वेशन होती है आपकी स्टेशनरी वेव की, जो MHT CET में काम में आती है। बट हमारे यहाँ कैसा है महाराष्ट्र बोर्ड में रूल, हम लोग सारी इक्वेशन को खत्म एक ही प्रकार से करते हैं। तो हम लोग अगेन बोल देते हैं कि ये पूरा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के बराबर है, सो उसको नाम दे देते हैं हम r के बराबर। तो हमारी इक्वेशन हो जाती है y इज इक्वल टू दी r साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको साइन सी प्लस साइन डी करना है एंड बात यहां पर समाप्त करनी है। चलिए,
नेक्स्ट डेरिवेशन दिया गया है, शो दैट ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन द वाइब्रेशंस ऑफ अ एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। पहले थ्योरी लिखना है, ये बात के ऊपर गांठ पूरी की पूरी बांध लो। ओके, सो पूरा का पूरा थ्योरी आपको पहले लिखना है। सो बस वही है, कंसीडर करो लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड। सो ऑब्वियसली बात है, अंदर क्या होगा, अंदर पूरा का पूरा एयर होगा, यहाँ पर रिजिड बाउंड्री है। सो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क अगर मैं यहाँ से पकड़ के रुकूंगा तो क्या होंगी, मेरी वेव्स अंदर जाएंगी, तो साउंड वेव्स आर सेंट बाय द फॉर्क। बट अंदर जाके क्या होगा, अंदर जाके उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये थ्योरी के लिए एक पैराग्राफ लिखो, बाकी जो डेरिवेशन अभी मैं करा रहा हूं फटाफट से आप करते चले जाओ, मैं आपको अंडरस्टैंडिंग से समझाता जाता हूं। सो क्या शो करना है कि ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, तो उसका तरीका क्या है, तरीका हमारा कुछ इस प्रकार से है। चलिए, तरीका हमारा ऐसा है कि देखो यार, सिंपल बात है, यहाँ पे आपका नोड बनेगा, राइट। हमारी स्टेशनरी वेव कैसे होती है, स्टेशनरी वेव समझो ये वाली मैंने भेजी, ओके, वहां पे बॉर्डर पे टच होगी, समझो यहाँ पे कोई बॉर्डर है, रिफ्लेक्ट होके यहाँ से वेव मुझे वापस आएगी। चलिए, तो नोड ऐसी पॉइंट्स होती हैं, ये वाली पॉइंट्स, इनको नोड कहा जाता है। इनको ना फ्रीडम नहीं चाहिए, बिकॉज नोड पे डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं होता है। अब उसकी फिजिक्स अगेन एवरग्रीन सीरीज से आप देख सकते हो, डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं है। सो यहाँ पर अंदर ग्लास के फ्रीडम होता भी नहीं है, सो यहाँ पे बनता है नोड, ऊपर बनता है एंटी नोड। ऊपर एंटी नोड क्यों बनता है, बिकॉज एंटी नोड ऐसी पॉइंट है जिसके पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है तो वहां बनता है एंटी नोड, एंड ग्लास के बाहर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी है, तो ये बन जाता है हमारा यहाँ से पहला डायग्राम। चलिए, फिर हम क्या बोलते हैं, ग्लास का लेंथ कितना, ग्लास का लेंथ है एल के बराबर। ये लंबाई कितनी, सो नोड और एंटी नोड के बीच की लंबाई होती है लैम्डा बाय 4 के बराबर। बचपन में सीखा था v इज इक्वल्स टू दी होता है n लैम्डा, n इज इक्वल्स टू दी होता है v बाय लैम्डा। बट यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, लैम्डा बाय 4 इज इक्वल्स टू दी l के बराबर, यानी लैम्डा हो जाएगा यहाँ से 4l के बराबर। सो मेरा n का वैल्यू कितना हो जाएगा, v अपॉन में 4l। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। चलिए, ओके, सो मैंने नोड और एंटी नोड कंसीडर किया, ये नोड और ये एंटी नोड को कंसीडर किया, एंड मेरा पहला फॉर्मूला यहां से आ चुका है। कोई स्टूडेंट बोलेगा सर ठीक है, इतना तो समझा, आपने पहले भी समझाया है, ये एक रिवीजन सीरीज है, तो कोई बात नहीं, मुझे पता है रिवीजन सीरीज में आप ऊपर ऊपर से सब चीजें मेन बताते जाओगे। बट सर आपको ऐसा नहीं लग रहा है आप पार्शियलिटी कर रहे हो? आप बोले कि नीचे नोड बनेगा ऊपर एंटी नोड बनेगा, तो आपने यही वाला एंटी नोड क्यों लिया? ये आपके घर के पास है तभी इसको लिया, आपने ये वाला एंटी नोड क्यों नहीं कंसीडर किया? ये भी तो एंटी नोड है। सो ऐसे स्टूडेंट को चुप कराने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं वापस से डेरिवेशन करके बताऊंगा। ओके, क्या करूंगा, मैं वापस से डेरिवेशन करके बताऊंगा। सो वापस से डेरिवेशन करके बताऊंगा, यहां से लेके वहां तक डायग्राम बनाऊंगा। सो मुझे ऐसा लूप मिलेगा कि पहले आधा लूप मिलेगा, ये एक लूप मिलेगा, और दूसरा यहां से आधा लूप मिलेगा। वापस से मैं बोलूंगा ग्लास की लंबाई कितनी, सो ग्लास की लेंथ है L। वेव की लंबाई कितनी, सो वेव में है यहां पर 3 आधे लूप्स। वेव में कितने आधे लूप्स हैं, वेव में 3 आधे लूप्स हैं। जिन लोगों को भी मेजरमेंट करना नहीं आता है, मैं आपको बता दूं, आधे लूप की लंबाई होती है लैम्डा बाय 4। सो ये एक लूप है, इसके अंदर ये पहला आधा लूप, ये लैम्डा बाय 4 है, ये दूसरा आधा लूप, ये भी लैम्डा बाय 4 है, तीसरा आधा लूप, सो लंबाई हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाय 4 के बराबर। अगेन स्लोली मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है एवरग्रीन सीरीज में। चलिए, सो क्या हो जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा 3 लैम्डा बाय 4 के बराबर। लैम्डा हो जाएगा यहां से 4l डिवाइडेड बाय 3 के बराबर। यही डेटा डाल देंगे फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी होता है v डिवाइडेड बाय लैम्डा। फ्रीक्वेंसी हो जाएगा यहां से 4l बाय 3 के यहां से बराबर। ध्यान से देखो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है v बाय 4l, यहां से मुझे मिल जाएगा n डैश इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ n के बराबर। उसी प्रकार से नेक्स्ट रिजल्ट जब मैं शो करूंगा तो कोई मुझे बोलेगा सर आपने ये एंटी नोड क्यों लिया, ये वाला एंटी नोड क्यों नहीं लिया? सो उसके लिए वेव कैसा बनेगा, सो यहां से लेके वेव बनेगी उसके लिए यहां तक, मतलब एक लूप पूरा, दूसरा लूप पूरा, एंड तीसरा आधा लूप यहां पर बनेगा। सो मेरा डायग्राम कैसा बनेगा, डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। स्टूडेंट्स का जब मैं बोर्ड एग्जाम्स का पेपर चेक करता था, सांप बना के आते थे, सांप प्रॉपर स्नेक बना के आते थे, 15-15 लूप अंदर ही बना के आते थे वो लोग। ओके, उनको लगता था डीएनए बनाने निकले हैं ऐसा, बट ऐसा नहीं है। चलिए,
सो आपका सेकेंड हार्मोनिक यहाँ पे कौन सा मिला है, सेकेंड वाला मतलब ये कौन सा मिला है, 3n के बराबर मिला है। वापस वही स्टेप्स करूंगा। ग्लास का लंबाई L, ग्लास का लंबाई L, वापस से बोलूंगा ग्लास का लंबाई कितना है, सो ग्लास का लंबाई है L के बराबर, बट लेंथ यहाँ पे कितनी है, सो लेंथ है यहाँ पर 5 आधे लूप्स है। सो एक आधा लूप होता है लैम्डा बाय 4 के बराबर, 5 आधे लूप्स हो जाएंगे 5 लैम्डा बाय 4 के बराबर। सो दोनों लेंथ को मैं वापस से इक्वेट करूंगा। सो L इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा 5 लैम्डा बाय 4 के बराबर, लैम्डा यहां से हो जाएगा 4L बाय 5 के बराबर। फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी यहां से हो जाएगी v डिवाइडेड बाय लैम्डा, यहां से हो जाएगा हमारा 4L डिवाइडेड बाय 5 के बराबर। v बाय 4L किसके बराबर है, बराबर है 5 टाइम्स ऑफ n के। मैं बोल सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 के ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन अ क्लोज्ड पाइप। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, एक बार बोलना है ग्लास का लेंथ L है, दूसरी बार वेवलेंथ लेना है, फिर वेवलेंथ लेना है, फिर वेवलेंथ लेना है, और यही सिलसिला करते रहना है। ठीक है, अब एंड करेक्शन का सिंपल है, एंड करेक्शन में कुछ भी नहीं करना है। एंड करेक्शन का फंडा ये होता है कि हमारी वेव सिर्फ ग्लास पे एंड नहीं होती है, थोड़ा सा आगे एंड होती है। तो ये जो एक्स्ट्रा वेव चल रही है इसको हम एंड करेक्शन से संबोधित करते हैं। सो एंड करेक्शन में हमको सिर्फ क्या करना है, जो हमारी फॉर्मूला आ चुकी है उसमें लेंथ के जगह सिर्फ हमको डाल देना है L प्लस ई के बराबर, और कुछ भी नहीं। हर जगह L, अभी ये यहाँ पे तो नीड ही नहीं है, बस आप यहाँ पे डाल के L प्लस ई करके एंड करेक्शन भी दिखा सकते हो। प्रूव दैट ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन द वाइब्रेशंस ऑफ द एयर कॉलम। पहले थ्योरी लिखो, थोड़ा सा कंसीडर करो एक ऐसा सिलेंड्रिकल ट्यूब जो हमारा पूरा का पूरा ओपन है, राइट। ऐसा करते करते आप अगेन पूरा का पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आपको डेरिवेशन मेरे थ्रू चाहिए तो देखो सिंपल है। ओपन ग्लास में क्या है, ओपन ग्लास में ऊपर भी फ्रीडम है, नीचे भी फ्रीडम है, दोनों जगहों पे बहुत ज्यादा स्पेस है। तो बेसिकली दोनों जगहों पे अगर स्पेस है तो हमारा हमेशा क्या बनता है, हमेशा बनता है एंटी नोड बनता है। क्या बनता है, हमेशा हमारा एंटी नोड बनता है। सो देखो ये है मेरा पहला एंटी नोड, ये है मेरा दूसरा एंटी नोड। सो ये वाला जो x आपको दिख रहा है सिर्फ यही मेरा यहां पे बनेगा। चलिए, सो यही x यहां पर बना दूंगा। सो दिस इज माय एंटी नोड एंड दिस इज माय एंटी नोड। चलिए फर्दर मोर यहां पे क्या होगा, ये अगेन ग्लास का लंबाई कितना, ग्लास का लंबाई L के बराबर। वेव का लंबाई कितना, एंटी नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस होता है लैम्डा बाय 2 के बराबर। L इज इक्वल हो जाएगा लैम्डा बाय 2, लैम्डा यहां से हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ L के बराबर। ठीक है, चलिए n इज इक्वल होता है v डिवाइडेड बाय लैम्डा, लैम्डा के जगह आ जाएगा यहां से 2 टाइम्स ऑफ L। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन पाइप। फिर कोई स्टूडेंट आएगा बोलेगा सर आप पार्शियलिटी करते हो, गलत करते हो, आपने ये एंटी नोड तो चूज किया बट आपने ये वाला एंटी नोड क्यों चूज किया, ये वाला एंटी नोड क्यों नहीं चूज किया। तो मैं उसको बोलूंगा अरे तुझे ऐसा चाहिए क्या, तुझे ऐसा लग रहा है मैं पार्शियलिटी करता हूं, चल तेरे लिए वापस से डेरिवेशन करके बताता हूं जिसमें यहां से यहां तक वेव लेता हूं। सो एक लूप यहां पे आएगा, आधा लूप यहां पे, आधा लूप यहां पे। चलिए, सो दैट इज द बेसिक्स यहाँ पर फंडा। सो कितना हो जाएगा, एक आधा लूप, 2 3 4। सो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 4 लैम्डा बाय 4 के बराबर। उम्मीद करता हूं काउंटिंग करना पहले कहीं से सीख चुके हो, क्योंकि मैंने बहुत बार सिखाया है काउंट वेव को कैसे करते हैं, तो आई होप सीखा है। फिर से बता भी दिया, आधा लूप लैम्डा बाय 4 के बराबर, हमेशा कैलकुलेट करो कितने आधे लूप्स हैं। चलिए, सो यहां से तो आपका L सीधा लैम्डा के बराबर आ रहा है, बिकॉज आपका 4 और 4 कैंसिल हो गया। सो वापस से बचपन का फॉर्मूला n इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा कितना है यहां से L के बराबर, बट मुझे इसके टर्म्स में आंसर चाहिए तो क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2, एन डैश कितना मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ n के बराबर मिल जाएगा, बिकॉज इसकी वैल्यू है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर। एंड उसी प्रकार से थर्ड डेरिवेशन आप कर सकते हो जिसमें तीसरी वेव भी ले लो, मैं आपको डायग्राम बना के दे देता हूं। सो आप A3 यानी यहां से लेके यहां तक आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। सो क्या क्या बनेगा, एक लूप, दूसरा लूप, ऊपर आधा नीचे आधा। ठीक है, यहां से लेके यहां तक डायग्राम बनाना है। सो ऊपर आधा है ना, ऐसा कुछ आपका यहां से बनेगा। हाँ रुक जाओ, मैं टेढ़ा बना रहा हूं सो थोड़ा सा फास्ट हो रहा है। चलिए, एक लूप, दूसरा लूप और यहां से आधा।
चलो सो देखो ये वाला लूप इधर है, ये वाला लूप यहां पर है, ऊपर से आधा नीचे से आधा, अपने हिसाब से आप सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ n के यहाँ पे बराबर। चलिए सो यही हो जाता है हमारा बेसिक सा यहाँ पर फंडा, राइट। उसके बाद ये तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ये तो मैंने आपको बीट्स के फॉर्मेट में एक प्रकार से करा ही दिया, राइट। बीट्स के फॉर्मेट में मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे हम कॉस को पहले 0 लेंगे, ऐसा लेंगे, तो ये तो एक प्रकार से हमारा हो ही यहां से चुका है। फर्दर मोर आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग का मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। सो स्ट्रिंग का हमारा हिंट कैसा जाएगा, स्ट्रिंग का हमारा हिंट कुछ इस प्रकार से जाएगा कि एक स्ट्रिंग है मेरे पास, तो ये सबसे पहली बात स्ट्रिंग हो जाती है हमारी ट्रांसफर्ड स्ट्रिंग। ओके सो ट्रांसफर्ड स्ट्रिंग की ना वेलोसिटी की फॉर्मूला अलग होती है। ओके सो ट्रांसफर्ड स्ट्रिंग उसकी फॉर्मूला अलग होती है। न्यूटन ने बोला था ट्रांसफर्ड स्ट्रिंग की फॉर्मूला होती है v इज इक्वल टू द रूट ऑफ यहां से t बाय m के बराबर। ठीक है, सो दैट इज द बेसिक सा फॉर्मूला ऑफ द ट्रांसफर्ड स्ट्रिंग। अब यहां पर स्ट्रिंग पे क्या है, यहां पर भी रस्सी बंधी हुई है, यहां पर भी रस्सी बंधी हुई है, सो हमारा नोड बनता है कभी भी एंड्स पे। ओके सो यहां पर भी नोड बनता है, यहां पर भी नोड बनता है, और नोड के बीच में आपको पता है ऐसा कुछ डायग्राम यहां से बन जाता है। सेम लॉजिक लगेगा, वहां बोल रहे थे ग्लास की लेंथ L है, यहां बोलेंगे हम रस्सी की लेंथ L है, और ये वेवलेंथ कितना है लैम्डा बाय 2 के यहां से बराबर है। क्लास 10th में सीखा था v इज इक्वल टू दी n लैम्डा, n इज इक्वल टू दी होता है v डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा यहां से कितना है, सो लैम्डा बाय 2 यहां से आ रहा है l के बराबर, यानी लैम्डा है यहां से 2l के बराबर। चलिए वेलोसिटी कितना होता है ट्रांसवर्स वेव का, सो न्यूटन ने 11th स्टैंडर्ड में कहा था वेलोसिटी होता है रूट ऑफ t बाय m के बराबर। देखो बातें करते करते हम लोगों को यहाँ पे फॉर्मूला आ गया फॉर अ ट्रांसफर स्ट्रिंग। आगे का पैटर्न सेम है, आप लोग थोड़ा सा अभी के अभी दिमाग लगाने का प्रयास करो। एंड अगेन यहाँ पे अगर किसी को एंड करेक्शन के टर्म्स में जानना है, सो एंड करेक्शन यहाँ पे ऊपर भी होता है, वेव हमारी ऊपर भी एक्सटेंड होती है, वेव हमारी नीचे भी एक्सटेंड होती है। सो एंड करेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, यहां से एक लेंथ हो गई ये लेंथ, बाकी ये हो गया ऊपर का एंड करेक्शन, ये हो गया हमारा नीचे का एंड करेक्शन। सो यहाँ पे हो जाता है L प्लस हमारा 2 टाइम्स ऑफ E के यहां से बराबर। ठीक है, तो ये है हमारा एक पैटर्न हमारे पूरे के पूरे चैप्टर स्टेशनरी वेव, सुपरपोजिशन ऑफ वेव के लिए। जिनको भी कॉन्सेप्चुअली डिटेल में पढ़ना है, ये ऑलरेडी वीडियो पूरे महाराष्ट्र में ट्रेंडिंग है, आप कभी भी देख सकते हो। सो देखो हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन क्या है समझ लिया, डेरिवेशन ओपन पाइप क्लोज पाइप की समझ ली, और देखो बोला है फॉर एंड करेक्शन। ओके सो एंड करेक्शन के लिए बोला है। ओके उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर ये भी समझ लिया, ये जो लास्ट में था, राइट, लास्ट में जो स्लाइड थी ये बेसिकली उसका ही है, और डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। सो इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव का जो आपका एक्सप्रेशन है वो ये वाला है जो अभी मैंने आपको समझाया, साइन सी प्लस साइन डी डाल के। ओके सो ये वाला करना है पूरा का पूरा। उसके बाद जो अभी लास्ट में यहाँ पे मैंने आपको दिया है एज होमवर्क टाइप मैंने आपको दिया है, ऑलरेडी हो गया नो डाउट बीट्स में वो, फिर देखो ये भी साथ में ही पूछा है। ओके तो वही है आपका फंडामेंटल, ये 0 कब होगा, जब कॉस 0 हो, एंड अगेन 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 आपका सेम प्रोसेस वही पूरा का पूरा यहाँ पर लग जाता है। 2023 में क्या आया है, फ्री वाइब्रेशन, फोर्स्ड वाइब्रेशन क्या होते हैं, सो ये सारी चीजें हमारी आई हैं। फेज डिफरेंस कितना है बिटवीन द नोड एंड एडजेसेंट एंटी नोड, सो नोड और एडजेसेंट एंटी नोड में फेज डिफरेंस कितना होता है, चलिए सो ये होता है मेरा नोड, ये होता है मेरा एंटी नोड। पूरी की पूरी वेव होती है 2 पाई के बराबर, आधी वेव हो जाती है हमारी पाई के बराबर, उससे आधी वेव हो जाती है हमारी पाई बाय 2 के बराबर। सो फेज डिफरेंस कितना हो जाता है यहां से पाई बाय 2 के बराबर। ठीक है, तो यही हमारा प्रोसेस है। अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 मीटर, सो लेंथ कितना है, लेंथ है 2 मीटर, इज वाइब्रेटिंग विद 2 लूप्स। तो स्ट्रिंग के बीच में लूप्स कितने बन रहे हैं, लूप्स बन रहे हैं यहाँ पर 2। सो इस प्रकार से कुछ मेरी वेव नजर आएगी। डिस्टेंस बताना है बिटवीन द नोड एंड एडजेसेंट एंटी नोड। देखो अगर मेरी स्ट्रिंग वाइब्रेट हो रही है 2 लूप्स के साथ, तो 2 लूप्स का लंबाई कितना होता है, सो 2 लूप्स का लंबाई होता है लैम्डा के बराबर, और वेव की लेंथ कितनी होती है L के बराबर, यानी लैम्डा इज इक्वल्स टू दी है L इस पर्टिकुलर केस में। ओके अगर आपने थोड़े से भी सम्स किए हैं स्ट्रिंग पे, या स्ट्रिंग का आपको कॉन्सेप्ट पता है, तो आपको समझ जाएगा कि लैम्डा है L के बराबर, L कितना है आपका यहाँ से 2 मीटर के बराबर।
बट मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है नोड और एडजेसेंट एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना है। सो वो डिस्टेंस होता है लैम्डा बाय 4 के बराबर, यानी 2 डिवाइडेड बाय 4 यानी हाफ मीटर, यानी 0.5 मीटर के यहां से बराबर। ठीक है, सो दैट इज यहां से बेसिक सा फंडा। इसके बाद जो हमारा एक सम रह जाता है ये वाला क्वेश्चन, इसको हम लोग कवर करेंगे हमारे न्यूमेरिकल सीरीज में, बट बिकॉज आप लोग यहां तक बने हुए हो सो मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस तो बता ही देता हूं। दो ट्यूनिंग फॉक्स हैं जिनका फ्रीक्वेंसी मुझे दिया गया है। सो फ्रीक्वेंसी कितना दिया गया है, 320 हर्ट्ज के बराबर। ओके, दूसरे का फ्रीक्वेंसी कितना दिया गया है, 340 हर्ट्ज के बराबर। सो दो ट्यूनिंग फॉक की फ्रीक्वेंसीज मुझे यहां पे दी गई हैं। साउंडेड टुगेदर टू प्रोड्यूस साउंड वेव। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर कितना है, सो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इतना है। मुझे बताना है डिफरेंस इन द वेवलेंथ यहां पर कितना होगा। चलिए, तो हमारा लॉजिक यहां पर कैसा लगता है, हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसा करते हैं, हम लोग स्टार्ट कुछ इस प्रकार से करते हैं। देखो हमको क्या पता है, हमको पता है v इज इक्वल्स टू दी हमारा हो जाता है यहां से n टाइम्स ऑफ लैम्डा के बराबर, है ना। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वेलोसिटी हमारी निकालना क्या है, डिफरेंस इन वेवलेंथ निकालना है। ओके, सो वेवलेंथ का अगर मुझे डिफरेंस निकालना है तो यहां से क्या हो जाएगा, v बाय n इज इक्वल्स टू दी हो जाएगा लैम्डा के बराबर। ओके, सो अगर इसको मैं सॉल्व करने की प्रयास करूं, मैं इसको बोल दूं कि लैम्डा 1 कितना होगा, सो हो जाएगा v डिवाइडेड बाय n1। लैम्डा 2 कितना हो जाएगा, सो हो जाएगा v डिवाइडेड बाय n2। इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या करना है यहां पर मुझे सीधा डिफरेंस निकालना है। क्या करना है मुझे यहां से डिफरेंस निकालना है। ठीक है, अब इसको शुरू कैसे करूं, सो देखो सिंपल है। वेलोसिटी आपका कांस्टेंट है तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका वेवलेंथ कम रहेगा, है ना। वेलोसिटी दोनों का सेम है तो ये टर्म आपका कांस्टेंट हो गया। जिसका भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका वेवलेंथ कम होगा, सो उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा सो उसका वेवलेंथ कम होगा। यानी मुझे करना पड़ेगा लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, बिकॉज n2 बड़ा है तो लैम्डा 2 मेरा छोटा होगा। सो यहां से क्या हो जाएगा, v डिवाइडेड बाय n1 माइनस में हो जाएगा v डिवाइडेड बाय n2। v हो जाएगा कॉमन, यहां से मेरे पास बचेगा 1 डिवाइडेड बाय 320 माइनस बचेगा यहां से 1 डिवाइडेड बाय 340। चलिए, वेलोसिटी कितना है यहां से 340 के बराबर, ये लोग आपस में माइनस हो जाएंगे। सो दिस विल गिव मी 340 माइनस 320 डिवाइडेड बाय मुझे मिलेगा 320 मल्टीप्लाइड बाय यहां से 340। चलो, यहां से क्या बचेगा मेरे पास, यहां से मेरे पास बचेगा 340 वैसे का वैसा, यहां से बचेगा 20 डिवाइडेड बाय बचेगा मेरे पास 320 इंटू में यहां से 340। सो लकीली मुझे इन लोगों ने कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए दो वैल्यूज सेम दी हैं। सो ये दोनों हो जाएंगी यहां से कैंसिल आउट। ओके, सो मेरे पास बचेगा यहां से 20 डिवाइडेड बाय 320 के बराबर, मेरे पास बचेगा यहां से 1 डिवाइडेड बाय 16 के बराबर। आगे का आप लॉग बुक से खुद से सॉल्व कर सकते हैं। टेक केयर, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।